हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला जी, हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल जैन जी। आप दोनों विशेष मेहमानों को हाथ जोड़ करके नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। और आप दोनों से लेवल समझना चाहेंगे। अंशुल जी, आप शुरू कीजिए सर। कैसे देख रहे हैं सर, मतलब कितना तोड़ेंगे बाजार को? सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, अंबाला जी को भी नमस्कार। ये जो रैली आई थी यूएस ट्रेड डील की वजह से, मतलब उस स्टेटमेंट की वजह से इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिजल आउट हो चुकी थी और उसी के स्विंग लो पे हम खड़े हैं। तो बेसिकली डेली स्विंग लो पे हम आगे खड़े हुए हैं 25,473 और लग नहीं रहा कि ये स्विंग लो प्रोटेक्ट होगा। वीकली स्विंग लो 25,318 के आसपास है, जो पहले भी हम बात कर रहे थे, वहां तक आते हुए अब दिखेंगे। 2 दिन की फेक रैली थी जहां लॉन्ग स्ट्रैप हुए हैं और अब उन्हीं की फ्लश सेलिंग आ रही है। डेली स्विंग लो पे है तो हल्का सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इवेंचुअली 25,318 वीकली स्विंग लो यही आते हुए दिखेगा, क्योंकि वीकली स्विंग हाई स्वीप करते हुए हम आ रहे हैं। बेहतरीन चीज जो अभी भी है वो बैंक निफ्टी पे है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बिफोर परसों का जो दिन था फ्राइडे का, उसी की रेंज के अंदर इनसाइड बार कल रहा है और कल ही की रेंज के अंदर आज भी इनसाइड बार है। तो बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर लॉन्ग ट्राई करना ही है तो बैंकिंग स्टॉक्स में ट्राई करना चाहिए। शॉर्ट्स अगर ट्राई करना है तो थोड़े बहुत लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्राई कर सकते हैं। बट क्लियरली मार्केट ये आपसे कह रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ना स्मॉल कैप इंडेक्स संभल रहा है, ना माइक्रो कैप 250 संभल रहा है, ना मिड कैप 150 संभल रहा है। तो इन तीनों सेक्टर मतलब स्पेस से आप जितनी दूरी बना सकते हैं बजट तक उतनी दूरी बना के रखिए। इधर उधर के जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं, 3-4% के स्टॉप लॉस से अगर कोई ट्रेड मिल रहा है तो उस ट्रेड को ले लीजिए। 0.25% ऑफ द कैपिटल को रिस्क पे लगा लीजिए, बट उससे ज्यादा कैपिटल रिस्क पे लगाना इस समय बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्रेकआउट जहां पे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ 2x और 3x वाली है, वहां भी जरा सा निफ्टी को छींक आती है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो अगर रहना है तो बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग रह सकते हैं, नहीं तो मार्केट को अगर 1-2 हफ्ते अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडेक्स में कोई रिकवरी की उम्मीद लग रही सर आपको? अगर हम 25,475 के ऊपर टिकने लगते हैं 75 मिनट के चार्ट पे, तो फिर बाउंस बैक 25,520, 25,525 तक आ सकता है। लेकिन अगर 25,470 के नीचे टिके रहे तो प्रोबेबली आज एक्सपायरी है। अगर लास्ट में एकदम फ्लश आया तो 25,318 तक जो वीकली स्विंग लो है वो टेस्ट हो सकता है। तो बेसिकली स्विंग लो टेस्ट होना है, यहां से हल्की बाउंस बैक देके करे या इसी मूव में स्विफ्टली नीचे आ जाए, बट इवेंचुअली वहां तक हमको आना। ठीक। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? मतलब आप तो मतलब कसम खा के आई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब ये क्या 25-100 तक लेकर के जाएंगे आप? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। अंशुल जी नमस्कार। एंड सभी को ये जब मैं बोल रही थी, जब ये 25,850 चला गया, तो मैंने उस समय भी बोला था, आपने जो स्टेटमेंट बोला है, बट आई हैव टू से दिस कि जो प्रोबेबिलिटी चार्ट पर दिख रही है वो है विपुल जी, तो 25,100 के आसपास इज वेरी वेरी लाइकली। मतलब आप ट्रैप ना हो। हम जब भी बात कर रहे हैं, मैं उस लेवल के बारे में बात कर रही हूँ और ये जायज है। मतलब 25,100 के आसपास 50 पॉइंट प्लस माइनस जरूर रखें, लेकिन उतनी निफ्टी की गुंजाइश है। और टाइम बाउंड भी हमने किया था कि 1 से 2 या मैक्स 3 हफ्ते का ये व्यू है, एंड इट इज लाइकली टू हैपन। तो जो भी ट्रेड आप लोग प्लान कर रहे हैं उसी दिशा में करिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द चार्ट। आप मैक्रो फैक्टर की अगर आप बात भी करें ना, तो कहीं से कोई सपोर्ट आने की गुंजाइश, एक होता है ना होप ऑफ रे, वो भी नहीं है। रे ऑफ होप जो है वो भी नहीं दिख रही है मार्केट में अभी। इसका सीधा सा इंपैक्ट अगर आप देखें, करेंसी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि इस मंथ बहुत पॉसिबल है कि यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट, अपना जो इंडियन करेंसी है यूएसडी के अगेंस्ट में अगेन 91 के पार चला जाएगा जनवरी पूरा होते होते, एंड हो गया। सो ये सारी चीजें आपको ये दिखा रही हैं कि आपकी मार्केट में, मतलब हमारी मार्केट में फॉर दैट मैटर एक्चुअली, लोगों को विश्वास नहीं है। जब हम लोगों को बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो मार्केट को सपोर्ट कर करके आगे लेके चलते हैं एक सर्टेन लेवल के बाद में।
FIIs का आउटफ्लो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उनके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में मिल रही है। देखिए, ये जो ग्लोबल कंडीशन है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए ही नहीं थी, ये सारी जितने भी ग्लोबल पार्टिसिपेंट है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, सबके लिए था ना। बट इस मार्केट में भी कुछ कंट्रीज ज्यादा बेहतर कर गई। चाइना का एग्जांपल बहुत बढ़िया है, वो भी वर्ल्ड के टॉप 2 पॉपुलेटेड कंट्रीज में से हैं। हम 1 है तो वो 2 हैं। बट उस मायने के बाद भी उन्होंने अपने ट्रेड डेफिसिट को बिल्कुल पॉजिटिव कर लिया। कैसे हो रहा है ये? तो लोगों को अगर एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फंड्स का फ्लो इधर उधर जा रहा है। एंड एक और चीज इसमें फ्यूलिंग कर रही है विपुल जी, कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट के दायरे में अगर आ रही है, अवेयरनेस आ रही है लोगों को, तो लोगों का पैसा, इंटरेस्ट जो है उधर थोड़ी तरफ हमारे मार्केट से बाहर जा रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो, और जो आपने एक स्टार्टिंग में बात बोली है, तो होगी बाहर की बातें। अपनी मार्केट में भी जितना प्रेशर आप बाहर से डालेंगे, ये तो हो गया क्लियर कि इस मंथ के, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है Q3 अच्छा नहीं है। एंड अगले 2 क्वार्टर की भी नींव रखी जा चुकी है कि अगले 2 क्वार्टर भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई। होते होते ये पूरा क्वार्टर चला जाएगा एंड एग्जीक्यूशन आते आते अगर मान लो कि हो भी जाए तो जून भी आपका जाएगा। तो अगले 2 क्वार्टर की भी तैयारी है कि ये जो 2 क्वार्टर से, ये भी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं होंगे। तो जहां पर भी वैल्यूएशन ज्यादा है, वहां पर पिटाई होनी ही वाली है। सो बचता यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर है मेरी नजर में, एनर्जी एंड मेटल। जितना हो सके फोकस करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, ETFs को चूज कीजिए, म्यूचुअल फंड्स को चूज कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। एनर्जी और मेटल में रैली आ तो गई, और कितनी रैली चाहिए, मतलब काफ़ी रैली तो आ गई, कॉपर, जिंक। चलिए ठीक है, आगे इस पर और ज़्यादा डिटेल में जो है एक एक करके बातचीत करते रहेंगे। बजट को लेकर के भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। अच्छा, एक एक लाइन के एक आंसर दीजिए सर, कुछ एक्सपेक्टेशन है या, क्योंकि सब लोग बहुत मतलब एक तरीके से उदासीन है कि सब कुछ तो हो गया, बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्या सरप्राइज कुछ आ सकता है? क्योंकि और कोई ट्रिगर तो बड़ा बचा नहीं है अभी बाजार के लिए। अंशुल जी आप और अंबाला जी आप दोनों की छोटी छोटी टिप्पणियाँ। तो देखिए, बजट में बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन आपकी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जिस हिसाब से हिट हुआ है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने का। इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। नया पे कमीशन जो लग रहा है, उससे सरकारी कर्मचारी के हाथ में जरूर पैसा आएगा, बट आम जनता के हाथ में तो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रेट कट और इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर इंटरनल कंजम्पशन पे फोकस बढ़ता है तब तो ठीक है, नहीं जो ये आप दिखा रहे हैं 1 महीने बाद -4.9%, -5.9% को, इससे बुरा हाल ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने इंटरनल कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, एक्सपोर्ट आपका बढ़ नहीं रहा है, फूफा जी अलग नाराज बैठे हैं, अभी उनको आप गर्म चाय पिला दें मलाई डाल के, तो थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम थोड़ी पिघली हुई आई है इस पे नाराज हो जाएंगे, तो खाना ठंडा मिला है तो उस पे नाराज हो जाएंगे। तो जब उनके लिए टैरिफ अब एक हथियार की तरह हो गया है कि मेरी बात मानो नहीं तो लो 10% टैरिफ, मेरी बात मानो नहीं तो लो 20% टैरिफ, तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल आदमी के साथ आप एक्सटर्नली कुछ बना नहीं सकते। तो होप रखना भी कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि वो कब किस बात पे पलट जाए वो उसका कहना मुश्किल है। तो इंटरनल कंजम्पशन पे अगर फोकस होता है तो ही बजट आपके लिए कुछ पॉजिटिव देगा, नहीं तो फिर हालत बहुत खराब होने वाली है। बजट के बाद भी एक्सपोर्ट नंबर बिगड़ते हुए दिखेंगे, और इंटरनल कंजम्पशन नहीं बढ़ी तो बहुत तेजी से आपके GDP नंबर पे असर दिखेगा। तो माहौल, जैसा माला जी ने कहा, अगले 1-2 क्वार्टर के लिए भी माहौल बहुत खराब डेवलप हो सकता है। चलिए, तो मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर ही नहीं रहे, क्या ही कैसे शो आगे बढ़ाया जाए, बड़ा मतलब अंबाला जी बताइए, अब ये बताइए आपकी कुछ उम्मीदें हैं। अब ये फूफा जी जैसा कि जिनका जिक्र भी कर रहे थे अंशुल जी, अब ये तो भारत को कह रहे हैं कि आप भी पीस ऑन गाजा पे आइए, बोर्ड में आइए, और मतलब अब तक मैं युद्ध रोक रहा था, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। जो कल की स्टेटमेंट रही, बड़ा मतलब ऐसा लगता है माई वे और हाईवे वाला है। तो वो थोड़ा सा मतलब अब लोगों को, अब यूरोप भी मतलब सोच रहा है, क्योंकि थोड़ा किसी भी चीज़ की आती थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत करने लगती है। आपका व्यू बजट पे और ये ओवरऑल 30 सेकंड की टिप्पणी सिनेरियो पे। अति हर चीज की बुरी है, और अगर आप अति अपने रुतबे की भी करने लगो ना, अपनी पोजीशन की भी करने लगो, देन पीपल फील गेट हटाओ यार। वो सिचुएशन आ सकती है, आज नहीं आ रही है, बट हो सकता है कुछ समय लगे, बट अगर नहीं रुके आफ्टर अ सर्टेन टाइम डिसीजंस, तो हो सकता है ये। तो सत्ता पलट होने में समय नहीं लगता, लेकिन एक समय होता है हर चीज का। ये तो हो गई कि हमारे लिए ये, और ये सबको परेशान करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री को परेशान करे। अभी सबसे पंगे लोगे तो फिर सभी एकजुट हो जाएंगे, देन यू विल बी
लेफ्ट अलोन। तो वो सिचुएशन है, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, देखते हैं। बट एज स्पेसिफिक बजट, देखिए बजट में अगर हम वापस से इंटरेस्ट रेट तो देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक साइड से हो ही चुका है, तो ये बजट से अपार्ट की बात हो गई। और कितना घटाएंगे, वन थिंग। सेकेंड, अगर आप जीएसटी भी कम करते हो तो जीएसटी कम करके भी आपको एक सस्ता तो आपने कर दिया, बट जीएसटी इज समथिंग अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। घर चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनको रेवेन्यू उससे अच्छा खासा आता है। अब अगर आपने जीएसटी घटा दिया तो फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है, बढ़ जाएगा और ज्यादा। ये एक बहुत आगे की प्लानिंग अगर आपको करना है तो आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो सकती हैं, इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब उस फिस्कल डेफिसिट का असर ये होगा कि जो बॉन्ड मार्केट है, शायद अगले कुछ समय के बाद में एक फिक्स्ड हमको बॉन्ड मार्केट अच्छी देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आपको फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो आप मार्केट में बॉन्ड लेकर के आएंगे, बीइंग एन गवर्नमेंट। अलग अलग तरह से स्टेट गवर्नमेंट लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी, लेकिन बॉन्ड्स आ सकते हैं और अच्छे भाव पर आ सकते हैं, अच्छे प्रीमियम पर आ सकते हैं। तो उन चीजों को हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं। ये एक मार्केट की एक पॉसिबिलिटीज है, जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट को एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मिल सकता है आगे, वो होगा। बट बहुत कुछ बचा नहीं है विपुल जी। बचा है तो मेरी नजर में अभी भी एनर्जी बचा है, क्योंकि जितना प्रेशर क्रूड की कंजप्शन को लेकर के, सप्लाई को लेकर के आप डालोगे, उतना ही कोशिश हम लोग कंजप्शन को एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए करेंगे। दूसरा, माइनिंग पर फोकस रहेगा। तो ये दो सेक्टर्स है, बाकी बहुत खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ हमको इनकम में मिल सकता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे इसी सब के तमाम चक्रव्यूह के बीच में से कुछ धुरंधर शेयर निकलते रहें ताकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। जी कुछ कह रही मैम? कल जिंदल 100 दिया था, उसका टारगेट हो गया 185 का, जिसको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही कुछ और ट्रेड मिले अंशुल जी को, अंबाला जी को, तो आप लोग बीच बीच में अलर्ट जारी करके जो है उसको देते रहिएगा और इस पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे एक दर्शक हैं और अब पहली टिप्पणी, 2-3 टिप्पणियां ले लेते हैं दर्शकों की, फिर शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट। आकांक्षा गुप्ता जी की टिप्पणी के साथ शुरू करते हैं। सर करिए सर, प्लीज़ जरा कंफर्म कीजिए एलटीएफ में क्या ब्रेकआउट आया है। एलटीएफ सर आपने ट्रेड भी दिया था अंशुल जी, जरा एक बार देखिए ना, कुछ अभी कुछ कर सकते हैं क्या? आकांक्षा जी जानना चाह रही हैं। आज 1.5% के आसपास की तेजी है एल&टी फाइनेंस के अंदर, 304 के आसपास चलता हुआ अभी मौका है, अभी चलता रहने दें। क्या टिप्पणी रहेगी एलटीएफ को लेकर के? तो देखिए, एलटीएफ जो चालू हुआ था 140-45 से, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 287 रुपए है। 4 दिन से 287 के आसपास घूम रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चारों दिन 287 के नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग बड़ी स्ट्रांग हुई है। 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज पे आके वापस सपोर्ट ले रहा है। अगर लॉन्ग लेना है, पहले नहीं लिया है और फ्रेश ट्रेड लेना है, तो वही 287 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट वर्क करता है तो 316 और ऑल टाइम हाई 329 दोनों टारगेट मिल सकते हैं। इतने कमजोर मार्केट में जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी इतनी तेजी से गिर रही हैं, 4 दिन से अपने स्विंग लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, वीकली स्विंग लो को, ये अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो एक छोटा सा लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, नो मोर देन 0.5% ऑफ द रिस्क कैपिटल लगा के, और 319 और 329 ये दो टारगेट के लिए लिया जा सकता है। चलिए 319, 329 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हैं, उसके लिए एल&टी फाइनेंस पे आप निगाहें बना सकते हैं। गिरते बाजार में भी जो चीज़ें हरी दिखाई दे रही हैं तो किस्मती समझिए। लेकिन इन सबके बीच में जो है गुंजन तिवारी जी हैं जो कि जानना चाह रही हैं अंबाला जी से। कह रही गुड मॉर्निंग सर, मैम से पूछ लीजिए आइनॉक्स विंड 123 में 200 शेयर मैंने लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी जितने पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, बड़ा सब प्रेशर सब में देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स विंड 2% से ज़्यादा टूटा हुआ, 109 का लेवल देखने को मिल रहा है मैम, और इन्होंने लिया हुआ है 123 में। तो चलिए तब भी गनीमत है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड में? अभी वेट करें, होल्ड करें? आइनॉक्स विंग थोड़ा सा और यहाँ से नीचे जा सकता है 102 तक। तो अगर आपके रिस्क एपेटाइट में आ रहा है वो, तो आप होल्ड कर लें, अदरवाइज प्लान एंड एग्जिट। बट पॉसिबिलिटीज है कि 102 जाते जाते या थोड़ा बहुत 100 के आसपास आते आते एक बाउंस पॉसिबल है बिल्कुल जी। तो अगर आप होल्ड कर सके इस रिस्क के साथ में, तो एक बार अटेम्प्ट करने इसको दीजिए, और उसमें आपको लगभग 120 से 135 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन रिस्क है इस चीज को भी समझ के, तो 100 से नीचे मत रखिएगा। लेकिन ठीक है मैम। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मुमताज अंसारी जी, बजाज हिंदुस्तान, ये चीनी हुआ, फर्टिलाइजर हुआ,
इन सब को लेकर के भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम रेलवे एंड डिफेंस। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बजट में हो सकता है एग्रीकल्चर को लेके कुछ अनाउंसमेंट हो। आपका व्यू क्या है सर? बजाज हिंदुस्तान मैम ने, मुमताज़ जी ने 300 शेयर रखे हुए हैं 33 रुपए के दाम पर, और इनके लिए कोई संभावनाएं हैं अभी? क्या वेट करना चाहिए? हालांकि इनकी खरीद से तो मतलब आधा हो गया, मतलब कोई स्टॉप लॉस नहीं। आप लोग कहते हैं नियमित दर्शक हैं, फिर भी कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं अपने शेयरों को लेके। क्या व्यू है सर आपका? तो देखिए, इमीडिएट मंथली स्विंग लो है 1650 पे, वहां तक तो आ ही रहा है। अगर उसके नीचे निकलता है तो 1145 तक जा सकता है। पूरे सेक्टर में देखिए, कोई भी स्टॉक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, चाहे रेणुका हो, बजाज हिंद हो या बाकी अवध शुगर हो, किसी में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। केवल एक काउंटर है जहां पे थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो भी हम नीचे से काफी अच्छा प्ले कर चुके हैं। दवंगरी शुगर 360 से 518, तो अब शुगर सेक्टर में कोई बहुत अच्छा स्टॉक या बहुत अच्छा प्ले नहीं बचा है। इधर उधर स्कैल्प करने के लिए ठीक है, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। और बजट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड भी हो रही है एथेनॉल की, बहुत कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे इंटरिम बजट के बाद रेलवे डिफेंस गिरे थे, मोस्ट लाइकली बजट के बाद शुगर स्टॉक्स भी उसी खेमे में शामिल रहेंगे और आपको 20-30% की यहाँ पे करेक्शन दिख सकती है। माइक्रो कैप के लिए वैसे ही माहौल खराब है, शुगर के लिए भी खराब है, और बजट में पॉजिटिव ट्रिगर ना आना तीसरी खराबी हो जाएगी। तो वर्टिकल एक डाउन मूव खुल सकती है इन स्टॉक्स में। चलिए ठीक है सर। और इस बीच धीरेन्द्र राजपूत जी कह रहे हैं कि वीएसटी पर अंबाला जी ने कॉल दिया था सर, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाइए सर, हर बार टारगेट तो नहीं हो सकता। मैम से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अंबाला जी, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या वीएसटी पे? एक बार चेक कीजिए, और अभी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें वीएसटी को लेकर के तो कर सकती हैं। मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ संदीप, विपुल जी। जी जी बिल्कुल मैम। बीएसटी 234, यस। लो बना क्या 234 का? यस, आज 234 रुपए का बीएसटी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मुझे भी अपडेट करने दीजिए। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए कि बहुत लोग होंगे ना जिससे बहुत लोग स्टॉप लॉस सुन तो लेते हैं, लगाते नहीं है। मान लीजिए अभी वो होल्ड कर रहे हैं, तो क्या एग्जिट करना चाहिए या अभी आपको रिवाइज करेंगे स्टॉप लॉस को? जी नहीं, ठीक। ये कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिवीजन हो सकता है, लेकिन ये उस कैटेगरी के स्टॉक नहीं है। तो ये सिर्फ ट्रेड करने लायक स्टॉक्स हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज पे 234 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, करंटली 235 पर है। प्लीज टेक एन एग्जिट। ठीक है, निकल जाइए सर, वो ज्यादा बेहतर है। सामिक बर्मन साहब कह रहे हैं सर, आई वांट टू टॉक टू यू विपुल जी, इफ पॉसिबल आई कैन टेक योर कॉल। सर वो 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय होता है जिसमें आप लोगों से बातचीत करते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिए सवाल सामिक साहब, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को अवश्य 1 से 2 के बीच में हम लोग डिस्कस करें। इस बीच जो है नरेश कुमार जी कह रहे हैं अंबाला मैम से बात करने को मैं तरस गया हूँ। राधे राधे। सर सवाल तो पूछ लीजिए, मतलब आपका जो सवाल होगा डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए इस बीच बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सेगमेंट बातचीत करने का नहीं है, थोड़ी टिप्पणियां लेते रहते हैं। लेकिन अब रुक करेंगे हमारे विशेष सेगमेंट जिसमें कि हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे शेयर अपने भाव से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादातर नीचे की तरफ जा रहे हैं। उन सबको डिस्कस करेंगे और चैट बॉक्स पे भी जो सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे उनमें से कुछ एक सवालों को हम तरजीह देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा, जो आजकल तो एक ही चीज़ है, सिल्वर गूगल ट्रेंड आप खोल लीजिए। लेकिन शुरुआत करेंगे पीएनबी के साथ। पीएनबी का शेयर आज जो है काफ़ी दिन बाद गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंशुल जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए पीएनबी में अभी क्या करना चाहिए? रिजल्ट के बाद थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 0.25% नीचे चला है लोअर लेवल से, लेकिन अभी क्या करना चाहिए जिनके पास है उन्हें भी, और आज के गिरावट में क्या कोई खरीदारी के मौके तलाशे जाने चाहिए? देखिए, पैटर्न होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ के बिना किसी भी पैटर्न को बाई करना फिर वही है, अंधेरे में लठ चलाने बराबर है। पीएनबी में जरूर 75 हफ्ते का कपनल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट भी है 126, और मैं मल्टीपल टाइम सेल के एग्जांपल से बता चुका हूं। पैटर्न होना एक चीज है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है जब आप बाई कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर देख लीजिए, वेदांता वगैरह कितने चल गए और सेल लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। तो सेम इज विद पीएनबी, पैटर्न जरूर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली मिसिंग है। अगर ये पैटर्न वर्कआउट किया तो 170-75 मिल सकता है, लेकिन इतना धीरे मिलेगा कि शायद आपका एफडी बराबर रिटर्न भी ना निकले। अगर लेना ही है तो यूनियन बैंक में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यूनियन बैंक को ट्राई करना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छी अपसाइड बन जाएगी। बट स्टैंड अलोन पीएनबी की बात करें,
75 हफ्ते का कप एंड पैटर्न बना है, 124 का ब्रेकआउट है, 175 जा सकता है, स्टॉप लॉस 115 करीब होना चाहिए। क्या मैं ये प्ले करता? मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन बैंक का आपने जिक्र किया कि उसके बेहतर जो है यूनियन बैंक है, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है तो आपने पहले भी इसका नाम लिया था, लेकिन बहुत सारे दर्शक नए होते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार जरा इसके लेवल्स आप डिस्कस कर लें ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकें। तो यूनियन बैंक में देखिए मल्टी ईयर 422 हफ्ते का कप एंड ब्रेकआउट आया है, 155 रुपए के आसपास, 148 का स्टॉप लॉस है। पहला ही रेजिस्टेंस 220 पे है, तो उसी को टारगेट की तरह यूज कीजिए। 220 निकलता है तो फिर नए टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल जो पैटर्न बना हुआ है बहुत बड़ा पैटर्न है, तो 1-1.5 साल इसमें बुल रन बनी रह सकती है। धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मॉडिफाई करते चलेंगे। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है नेटवेब। मैम जरा देखिए, लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आज अगर देखें तो इंट्राडे में इसने 3252 का लो लगाने के बाद वहाँ से करीब 50 रुपये जो है वो रिकवरी आती हुई 0.3% अब रह गया है। ये थोड़ी 10 मिनट पहले का आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पर। अभी कुछ स्ट्रेंथ है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? आपकी राय क्या रहेगी नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर के? अभी क्या दिखाई दे रहा है मैम? इसको और 3100-3200 आना है, 100 रुपए और अभी दूर है, कम से कम 100 से 200 पॉइंट दूर। तो वहां पर एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी ट्रेड वाला अटेम्प्ट मत करिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। एंड मोस्ट लाइकली 3100 से 3100 से 3200 का भाव तो आज आ जाएगा मोस्ट लाइकली। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बट स्टिल चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस इसमें 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है उससे नीचे मत रखिएगा, क्योंकि अगर इसको ट्रेंड पकड़ना है तो यहाँ पर आकर के इसको सपोर्ट बनाना चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट 2720 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड उसके अगेंस्ट में कम से कम 3540 फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 3800 रुपए का दूसरा टारगेट हम देख सकते हैं। बट ये ट्रेड सभी जो है ये रिस्की अटेम्प्ट्स हैं, तो अपने एक्सपोजर्स को लिमिटेड रखिएगा। चलिए ठीक है मैम, ये बात नेटवर्क को लेकर निकल के आइए। जरा सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताइए। आज फिर सिल्वर ने नया हाई लगा दिया 3,19,949 रुपए का। गोल्ड ने हाई लगाया है 1,47,996 रुपए का। ये नए हाइस कब तक थमते दिखाई देंगे? अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के बारे में एक बात बता दें। आज बहुत सारी जो है रिजल्ट के बाद ना रिपोर्ट्स आई हैं सर, उसमें 2 रिपोर्ट, एक तो जेफरीज हैं और शायद नुआमा था या कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 2 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो यहाँ से भी अपसाइड देख रहे हैं। 750 का टारगेट जहाँ जो मुझे याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ब्रोकर बोले लेके आएंगे हर्ष, तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन 750 तक का टारगेट जो है वो जेफरीज की तरफ से दिया गया है। हालांकि बहुत सारे सिटी है, शायद 590 कर दिया है, इसी तरीके से और भी रिपोर्ट्स आई हैं। आपका व्यू क्या है सर, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे 661 के आसपास? देखिए 564 में जो ब्रेकआउट बना था उसका टारगेट 677 था। अब ATR एक्सटेंशन कैंडल्स दिखने लगी हैं, तो मेरा फ्रेश बाइंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो अगर किसी के पास लॉन्ग रखा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो 634 रुपए का ले लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग में अगर ये यहाँ पे हफ्ता 10 दिन कंसोलिडेट कर लेता है और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है, तो फिर 677-95 निकलने के बाद 763 रुपए तक आ जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा समय है, पैटर्न बिल्ड होने दीजिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए 634 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ATR एक्सटेंशन कैंडल्स हैं जिसकी वजह से साइडवेज चला गया है, पुल बैक नहीं आई है, तो मोस्ट लाइकली एक सेकेंड लेग रैली जरूर बनेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। पेशेंस के साथ होल्ड। अच्छा, जो लोग अभी तक इंतजार ही करते रह गए उनके लिए अब रैली निकल चुकी है ना, अब तो नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए? कम से कम 4 हफ्ते यहाँ पे टाइट रेंज बन के 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब जरूर अटेम्प्ट बनेगा। और हमारी एक्टिव रेडार पे है, तो जैसे कंसोलिडेशन टाइट रेंज कंप्लीट होके ब्रेकआउट देगा, जरूर बाय रिकमेंड करेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच जो है एक शेयर जो कि एकदम से मोमेंटम दिखा रहा है, अंबाला जी देखिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी आ गया दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी है? क्या कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है? 4.5% ऊपर, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जरा क्या बहुत मुस्कुरा रही मैम? मेरे पोर्टफोलियो में है ये मैम, ये कहाँ से पोर्टफोलियो बनाती है? जो शेयर मतलब जो है चलने लगता है, मैं देखता हूँ। जो शेयर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो शेयर बढ़िया चलता है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब या तो मतलब बहुत सही समय पे आप मतलब पकड़ लेती हैं, क्या ही बोल? नहीं,
मैं इस स्टॉक को 1600 के आसपास से लेकर के हूँ, तो आप समझे कि कितने समय नहीं, सॉरी 1700 के आसपास से लेकर के हूँ। बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखा है, अब जाकर के थोड़ा सा चलेगा। तो पेशेंस है, गिरती हुई चीज को, अच्छी क्वालिटी को उठाने की कोशिश करती हूँ, हर बार सही नहीं होती। आई टू टेक स्टॉप लॉस एंड एग्जिट ऑन टाइम। मैम बात करते करते 3 रुपए भाग गया, अभी कुछ करना है क्या, कुछ कर सकते हैं? कैसे करेंगे मेरे पोर्टफोलियो में? अंशुल जी अगर इस पे कुछ बता अंशुल जी, सकें आप तो कोई ठीक है। टिप्पणी देना चाहेंगे? कहीं कोई अब मौका है क्या? यहाँ पे खबर भी स्क्रीन पर चल रही है, करीब जो है यहाँ पर इनकी एक सब्सिडरी है, उसने नाइट्रोजन प्लांट का जो है शुरुआत की है और अभी जो है करीब 4.5% के आसपास की मजबूती दीपक नाइट्रेट में। दूसरा हाइड्रोजन प्लांट भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तमाम अपडेट दीपक नाइट्रेट को लेकर के करीब 100 करोड़ के आसपास, 85 करोड़ के आसपास का इनका कैपेक्स प्लान अभी है। आपका टिप्पणी क्या होगी सर दीपक नाइट्रेट पे लेकर के? सर दीपक नाइट्रेट अपने रेंज के बॉटम के नीचे चल रहा है। 1657 रेंज का बॉटम था, 50 डे मूविंग एवरेज भी वही है, तो वहां तक तो कम से कम पुल बैक आते हुए दिखेगा। तो अगर इस स्ट्रेच में ले रहे हैं 1657 1660 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। रेंज बॉटम अगर फेल हुआ तो फिर सीधा सीधा रेंज टॉप की तरफ बढ़ेगा और अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर डाउन साइड खुलेगी। तो फिलहाल 1660 जा रहा है, वहां तक के लिए आप करना चाहिए। चलिए 1660 फिलहाल के लिए जा रहा है। इस बीच 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव बने हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एक ही माफ कीजिएगा, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जितना हो सके इसको अपने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं या फिर दोस्तों परिवार के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, लिंक को फेसबुक पर लगाएं, सोशल मीडिया पे जहां कहीं भी है, ताकि इससे हम लोगों का भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने की आप लोग का काम यही है, आप लोग करते रहिए और हम लोग ढूंढते हैं कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड। चलिए, तो ये बात है, अगर 50-60 रुपए का मूव अगर लेना चाह रहे हैं तो अभी के लिए यही है दीपक नाइट्राइट में, और उसके बाद आप सवाल दोबारा पूछ लीजिएगा, तो फिर वहाँ से आगे की स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दीपक नाइट्राइट के बाद आज सीमेंट शेयरों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मैम देखिए जरा, अच्छा सीमेंट पे आएंगे, लेकिन सीमेंट से पहले जो आपने जिंदल 100 पे अभी बात की थी ना, मैं प्रॉफिट बुक करने की, चूंकि ट्रेंड में है आज और अच्छे मोमेंटम में है, जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है क्या? और जो कि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होता है और ये ट्रेंड में है, तो एक बार फिर से इसको दोहरा दीजिए आप। ऑलराइट, तो पहले तो डिस्क्लोजर कि कल जब आप लोगों के साथ ये रिकमेंडेशन दी थी जिंदल 100, हमारे मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन के तौर पर 19 जनवरी को ये शेयर किया गया है 170 से 175 के भाव पर, फॉर द टारगेट्स ऑफ 185 से लेकर के फिर मतलब मिड टर्म का भी व्यू है 185 210 एंड अप टू 300, मतलब 9 महीने तक भी अगर हम इसको देख पाए तो ये इसलिए बताया है कि व्यू वही है। अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपका रिस्क बढ़ गया है। रीजन कि पिछले जिन्होंने 170 या 75 पे भी लिया है फॉर दैट मैटर, अभी वो लगभग 6 से 7% के प्रॉफिट पर है। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट रिड्यूस योर एक्सपोजर, मोमेंटम इसमें अभी भी बना रह सकता है, तो उस नजरिए से अगर आप 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। हाउएवर 185 कल पहला टारगेट दिया था, हिट हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ से 200 रुपए से लेकर के लगभग 300 रुपीज का एक अच्छा मूवमेंट बाकी है। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 200-210 पे निकल जाइएगा। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया ढूंढ रहे हैं तो अप टू 300 तक भी आप रुक सकते हैं, ट्रेलिंग करते करते, पूरा का पूरा ऐसे ही नहीं रुकना है। तो अभी किसी को खरीदना है तो मेरे हिसाब से तो खरीद सकते हैं, इसमें आपको एक मौका ट्रेड के लायक मिल जाएगा कम से कम। ये बात यहाँ पर निकल के आई है जिंदल 100 को लेकर के। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी, अगली कंपनी तलाशते हैं, जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम और जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज सीमेंट पे जो हम कह रहे थे कि आज काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है। सर जरा जेके सीमेंट पे आप जरा नज़र डालिए, क्या कोई मौका है? और क्रॉस द बोर्ड कई सारे डालमिया भारत हैं और भी कई हैं, एक एक करके उन पर बात करेंगे, लेकिन पहले जेके सीमेंट कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे? 4.25% ऊपर, हालांकि थोड़ा सा टिकट साइज इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं पहले ही थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सीमेंट ने पिछले 7-8 साल 9 साल में काफी कैपेसिटी एडिशन किया है और स्टॉक्स ने लगभग 7-8% 9% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है। तो अगली बुल रन में जो सीमेंट नहीं चले हैं पिछले 7-8 साल से, अगले बुल रन में आपको 2x 3x 4x होते हुए स्टॉक्स अगर कोई दिखेंगे तो हाई लाइकली है कि सीमेंट स्टॉक्स दिखेंगे।
अब एसीसी, अंबुजा और इनमें मर्जर एंड एक्विजिशन है, तो 6 महीना अभी वो उसमें पूरा समय काटेगा। तो आपके पास बेटर ऑप्शंस 2 ही 3 बचते हैं। पहला, अगर छोटे में ले रहे हैं तो जेके सीमेंट है, जहां पे लगभग 9,000 9,500 तक की रैली आपको 1-1.5 साल में दिख सकती है। और सेफर प्ले करना है तो अल्ट्राटेक या ग्रासिम में से कुछ भी लेके छोड़ दीजिए। ग्रासिम में थोड़ा आइडिया का ओवरहैंग रहता है, तो बेटर है अल्ट्राटेक सीमेंट लेके छोड़ दीजिए। बट इवेंचुअली लास्ट में जितने मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स हैं, ये या तो अदानी में मर्ज होंगे, यानी अंबुजा सीमेंट जो फाइनल एंटिटी उनकी रहेगी, या फिर बिरला जी के पास चले जाएंगे। तो अगर मर्जर एंड एक्विजिशन प्ले करना है, मिड कैप देख सकते हैं, बट आई वुड रिलेटिवली प्ले सेफर बेट। मैं इस समय जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक या ग्रासिम लेके चलूंगा। जब एक्विजिशन पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हो जाएगा अदानी ग्रुप का और फाइनल एंटिटी अंबुजा सीमेंट बचेगी, मैं अंबुजा सीमेंट लेना पसंद करूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जरा ऐसे कुछ शेयरों पे बात कर लेते हैं जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही डिमांड में है और ट्रेंड में भी हैं। एक तो कल की लिस्टिंग पे आप दोनों की राय फिर से जानना चाहूँगा। नहीं, अंशुल जी की राय कल हो नहीं पाई थी, अंशुल जी थे नहीं कल, तो दोनों लोगों की राय, पहले अंबाला जी आप दे लीजिए और उसके बाद अंशुल जी की राय। बीसीसीएल को लेकर के पहले अंबाला जी बताइए, अभी क्या करना चाहिए? अभी भी बहुत लोग होल्ड कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने या तो ख़रीदा है या ख़रीदने की ख्वाहिश रख रहे हैं। कल इतने सवाल आए कि क्या ही बोला जाए। अभी क्या करें 41.5 पे, जैसा आपने कल कहा था, बहुत सारे लोग नहीं सुना होगा, एक बार फिर से जरा कोई रणनीति में अगर परिवर्तन हुआ हो या फिर उसी बात को दोहरा दीजिए। नहीं, 38 से 37 का वेट करना तो बिल्कुल बिल्कुल बनता है, उसी का वेट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छी बाइंग मिल सकती है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। और स्टॉप लॉस 27 का ही आई थिंक मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। उतना स्टॉप लॉस मेंटेन करके 55 रुपए से लगभग 70 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है मोमेंटम के दौरान में। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो, लगभग 30% का रिस्क है, उतना रिस्क ले सकते हो, तो 45% के लगभग गेन की एक्सपेक्टेशन आप आराम से रखो। तो रिस्क पहले समझो, तो इसको रिस्क ज्यादा है तो एक्सपोजर कम कर लीजिए, लिमिट कर लीजिए, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन का टाइम दीजिए। 37, 38 येट टू कम, आज आने के चांसेस है, तब एंट्री बना सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन मैम, जो लोग होल्ड कर रहे हैं आईपीओ के बाद से, वो तो होल्ड करें या फिर है? नहीं, आईपीओ के लिए भी देखिए एक सेफर वे है, आप अपने कैपिटल को तो निकाल लीजिए, प्रॉफिट को डिप्लॉयड रहने दीजिए, वो होने दीजिए उसको मल्टीफोल्ड, क्योंकि आपका पैसा बच गया। अब जो प्रॉफिट है, अगर आप एक दूसरा सब्स्टिट्यूट, अगर आपको कोयले से ही पैसा कमाना है तो आप कोल इंडिया देख सकते हैं, आज के प्राइस पर भी ठीक ठाक है। तो एक तरफ से आपको एक मल्टीफोल्ड अपसाइड की मूवमेंट की प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी, एंड दूसरी साइड आपको एक स्टेबल रिटर्न की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो आप इस तरह से उसी पैसे को यूज कर लीजिए, यानी कोयले का पैसा कोयले में लगाओ, लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल से आप कोल इंडिया खरीद सकते हैं, प्रॉफिट को भारत कोकिंग कोल में रहने दो अभी भी। कोयले का पैसा कोयले में लगाओ, वाह वाह वाह, अद्भुत रणनीति बनाई है। चलिए अब अंशुल जी से पूछते हैं। अंशुल जी, क्या आपने कल सलाह दी? कल तो आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। अब ये बताइए कि जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी होल्ड करें या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें? इतना मतलब डबल हो गए पैसे, तो फिर क्या करें, आप बताइए। सर, जैसा हर आईपीओ को ट्रेड करने का तरीका है, ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई थी तो सुबह 15 मिनट में ही निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकले हैं तो कल का लो है 40 रुपए 12 पैसे, इसका क्लोजिंग बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। जिस भी दिन ये कटे उस दिन एग्जिट कर लेना चाहिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। पिछले 100 आईपीओ के चार्ट खोल के देख लीजिए, जिसने ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया है अभी भी 50, 60, 70% नीचे फंसे हुए हैं। आईपीओ बेस बनेगा तो जरूर हम बाई देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी मतलब जो लोगों को नहीं मिला है वो क्या करें? जो लोग देख रहे हैं ऐसे, तो अभी देखते रहें या फिर नीचे आने का वेट करें, या अभी के हिसाब से कोई उनके लिए कुछ सजेशन है आपका इस आईपीओ को लेकर के? जिनने नहीं लिया है उनके लिए बेहतरीन काम है, पिछले 100 आईपीओ के चार्ट खोल के स्टडी कीजिए कि कब लेना ज्यादा बेहतरीन था, आईपीओ बेस के साथ या बिना आईपीओ बेस के साथ। तो जवाब आपको वही मिलेगा कि आईपीओ बेस बनने तक का अगर वेट नहीं किया है तो फिर सट्टे का अंदर तो धनराज युधिष्ठिर का आपको पता ही है क्या हुआ है। तो अलाउ इट टू मेक अ पैटर्न, उसको बताने दीजिए कि एंटर कीजिए, तब एंटर कर लीजिएगा। क्या सर, ये कहानी जरा एक बार, बहुत लोगों को नहीं पता होगी ना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा रेफरेंस दीजिए ना इसका। सर देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर मतलब कुरु सभा को याद कर लीजिए,
जब आपने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की तो आपके वंश का नाश हुआ। जब शेयर नहीं बता रहा है कि मुझे खरीदो, आप जबरदस्ती उसके साथ करेंगे तो आपकी कैपिटल का हाल दुर्योधन वाला होता है। अगर वो बता रहा है कि कीजिए, लिमिटेड स्टॉप लॉस भी बता देगा, टारगेट भी बता देगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता ही है कि 0.25%, 0.5% ऑफ द कैपिटल कैसे रिस्क पे लेना है, कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें पता ही है आपको। तो सिर्फ मार्केट को बताने दीजिए क्या करना है। जबरदस्ती आप उसके साथ करेंगे तो फिर आपकी भी छाती चीर के लहू पिया जाएगा और आपके भी सारे 100 भाइयों का अंत होगा। तो क्यों अपनी कैपिटल के साथ वो करना चाह रहे हैं जो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ किया था। तो मार्केट को बताने दीजिए ना क्या करना है। अगर बोल रहा है शांत रहो तो शांत रहो, आराम से बैठो। इस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनएक्टिविटी में। अगर आपको इनएक्टिविटी में दिक्कत है तो मैं आपको एक अभी रिकमेंड करता हूं, आप YouTube खोलिए, उस पर लिखिए ट्रेडर लायन का चैनल खोलिए। उस पर लेटेस्ट इंटरव्यू एक चाइनीज ट्रेडर का है, हांगकांग के ट्रेडर का है, जिन्हें पूरे साल में 150% रिटर्न निकाला है मिड कैप स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेडिंग करके। जो चीज मैं कह रहा हूं, आप ट्रेडर लाइन के सारे इंटरव्यू पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी, पूरे इंटरव्यू के अंत में सबसे ज्यादा फोकस उसने किस पे किया, रिस्क मैनेजमेंट। अलग पूरा उसका 15 मिनट का सेगमेंट है कि 0.3% से 1% ऑफ दी कैपिटल रिस्क से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के बाद 5% आता है सेटअप, जिसमें कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग हो गया, टाइट रेंजेस हो गई। ये 5% का काम है। 95% का काम है आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सब चीजें। उस पे फोकस करने की जगह आप सेटअप्स को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर एनवायरमेंट खराब है, कितना भी अच्छा सेटअप हो जाएगा वो फेल ही होगा। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए। इस समय इनएक्टिविटी का पीरियड है अगर मार्केट में, तो YouTube पे अच्छे इंटरव्यू पढ़े, कुछ नहीं तो मार्क मिनर्विनी खोल के उसके 5 से 8 इंटरव्यू पढ़ लीजिए, आपको वो उसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। तो इनएक्टिविटी के पीरियड में वहां एक्टिविटी कीजिए ना, यहाँ जबरदस्ती क्यों करना है। वाह, ये जो उदाहरण, मतलब ये बदलते समय के साथ ये जो परिवर्तन मैंने देखा ना आपके अंदर, अद्भुत आया है सर। ये जो चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन और समझाने का तरीका, वाह, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर हो गई है डिटेल में बातचीत। अगली कंपनी के लिए चलते हैं अंबाला जी के पास। और अंबाला जी, ये भी शेयर लगातार हाल की लिस्टिंग है, और मतलब हाल की क्या, अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और काफ़ी लोग बात ही कर रहे हैं, ग्रुप पे हम लोग अक्सर ही बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए 160 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहेंगी आप? अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो है एक टारगेट भी नया निकल के आया सिटी की तरफ से 195 का। सहमत हैं उस रिपोर्ट से आप? और अभी क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 160 पे अभी चल रहा है। अभी भी मेरे लिए तो 185 पहला पड़ाव है। तो मैं अगर रिकमेंडेशन में इसमें ला रही हूँ 150-60 की रिकमेंडेशन में, उसी प्राइस पर ही अभी भी है। 130 रुपए का स्टॉप लॉस अभी भी वही है। लेकिन मेरे लिए पहला प्रॉफिट बुकिंग जो पड़ाव होगा, प्राइस होगा, वो 185 रुपए का होना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग भाव बोल सकते हैं आप उसको। क्योंकि इसके बाद में डाउन द लाइन 1 ईयर 210 से 240 के भाव मुझे दिखते हैं आते हुए। तो जो उन्होंने टारगेट दिए थोड़े से छोटे हैं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू 185 पर पहली ट्रेडिंग या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। बट रही बात फ्रेश बाय करे या नहीं करे, इन्वेस्टर हो, रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपको स्टॉप लॉस की गरिमा रखनी आती है, तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सर, आपने कुछ दिन पहले एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, आज काफ़ी, मतलब ये गूगल के ट्रेंड में नहीं है, ये हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में है, काफ़ी लोगों के सवाल हैं। वो है IFCI पे एक नज़र डालिए, अभी क्या करना चाहिए? आज 3% टूट गया, 60 रुपये के आसपास दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। चला अच्छा, और लेकिन अब ऊपर से हल्का हो रहा है। ये कहाँ तक नीचे जा सकता है? और जिनके पास है थोड़ा सा हायर लेवल पे, क्या उनको कोई एवरेजिंग करने की कोशिश और नीचे आने पे करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल पे IFCI पे? इस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए सर। ये स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था फ्राइडे को 59 रुपीज में, 61.9 पे रिस्क फ्री हो चुके हैं और 56.8 का अभी भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो अगर स्टॉप लॉस कटा तो घर से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आधे पे हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। आधा अगर कट गया स्टॉप लॉस तो जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। तो सेम 56.8 का स्टॉप लॉस है, वही लगा के रखना चाहिए। 10 डे मूविंग एवरेज 3-4 दिन में अगर कैचअप हो जाता है इसी तरह टाइट रेंज में रह के, तो दोबारा से बाई बनेगा, दोबारा से बाई देंगे। तो फिलहाल जिसने भी लिया है रिस्क फ्री होके 56.8 का स्टॉप लॉस शांति से लगा के रखिए।
10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद दोबारा से बाई देंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर 56-80 नहीं टूटता है तो अभी 74-75 तक का जूस बचा हुआ है, लेकिन सेकंड लेग रैली तब बनेगी जब 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा। चलिए, ये बात है IFCI को लेकर के। अच्छा, एक और छोटा शेयर, काफ़ी टाइम हो गया इस पर बातचीत किए हुए मैम, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, वो है वोडाफोन। 12,000 शेयर हमारे एक दर्शक लेकर के बैठे हुए हैं, और भी लोगों के हैं, मतलब सवाल काफ़ी ज़्यादा है, तभी इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से काफ़ी हल्का हो गया है। अब अगर नई एंट्री लेनी हो तो कहाँ की जाए? अब ये कह रहे हैं कि 13 रुपये 50 पैसे पर इन्होंने लिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं बेच दें या होल्ड करें, या फिर मतलब एवरेज कर सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडा आइडिया को लेके अब करंट लेवल पे, और कितना डाउनसाइड है यहाँ पर अभी? विपुल जी, 10:30 के आसपास, 10 से 10:30 की रेंज में, मैंने जब ये 12 पे था तब बोला था कि खरीद सकते हैं, तो उसी रेंज में आया है। एक बार अटेम्प्ट करना तो बनता है। रही बात की प्राइस, ये कितना स्ट्रॉन्ग बाय है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्क है। सो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपना स्टॉप लॉस जो है 9.30 रुपए पर लगा करके रखिएगा, एंड देन वेट फॉर द टारगेट, जिसमें कि आपको लगभग 11.5 रुपए का, अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 11.5 रुपए का एक पहला पड़ाव, पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप 13-14 के लिए भी देख सकते हैं। बट दिस टाइम डू मेंटेन अ लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ से अगर इसका सपोर्ट टूट रहा है, अगर ये 9 रुपए 80 पैसे के नीचे अगर ये निकलता है, तो फिर चांसेस और बन जाएंगे कि शायद ये और नीचे की तरफ सरके। सो एक बार जो हमने डिस्कस किया, पहले से जो प्लानिंग की है चार्ट पर, पहले सब चीजों को देखते हुए एक बार अटेम्प्ट तो आज की प्राइस पर करना चाहिए, 10 से 10.5 रुपए के बीच में। अभी स्टॉप लॉस है 9.30 रुपए का मेंटेन्ड, एंड 11.5 से 13 रुपए तक के भाव को एज अ 2 टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इट्स अ बाय। इसके साथ साथ एक और स्टॉक लग रहा है मुझे ठीक ठाक, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करके, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कौन सी मैम? 270 पर है, APTUS, एप्टस। अच्छा, एप्टस, ठीक है। ओके, एप्टस अभी 270 के आसपास आया है, एंड आज की जो ओपनिंग प्राइस है, यानी 265 से 270 इज अ बाय रेंज फॉर मी, एंड यहाँ से कम से कम अगर मैं एक टारगेट के तौर पर देखूं तो लगभग 285 रुपए का पहला टारगेट, जो क्लोज टू 6% बनता है, 5-6%, एंड देन उसके बाद अगर आप रख लें इसको, तो 300 रुपए से 325 रुपए तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड भी है आप इसको, और शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडिया भी है, लेकिन ट्रेड ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। 270 के आसपास ये अभी है करंट प्राइस पर। रही बात स्टॉप लॉस, तो 255 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एप्टस APTUS वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो है, यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो अपने दर्शकों को बता दिए जाए। अभी 1% के आसपास की तेजी, 270 के आसपास चल रहा है। मैम का मानना ये है, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। मैम का मानना ये है कि यहाँ पर 285 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर आप होल्ड करते हैं तो 300 से 325 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर स्टॉप लॉस एक बार फिर से जरा बता दीजिए, क्या बताया आपने? 255, 255 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये कितने दिन का नजरिया है मैम? ये अगर पहला टारगेट देख रहे हैं तो 1 हफ्ता अप्रोक्सीमेट, लेकिन अगर आप सारे टारगेट को चेस करें तो ट्रेल करते करते 2-3 महीने लग सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टारगेट 15 रुपए ऊपर, जिसमें कि आपको जो है 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। 1 हफ्ते में जो है ये लक्ष्य जो है वो हासिल हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। अगर कट गया तो फिर कट गया, उसको फिर छोड़ दीजिए, है ना। स्टॉप, अगर टारगेट लगा करके रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगा करके रखिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने दोनों चीज़ें जो है आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई की हुई हैं। 285 का जो है पहला टारगेट, 300 दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 325 जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ा परिवर्तन होता है, शेयर में कोई तेज गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ, तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे, या फिर हमारी जो एक्सपर्ट जिन्होंने कॉल दी है, अगर वो कुछ परिवर्तन करना चाहें टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर, तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। नजरें रखिए यहाँ पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी की ओर चलते हैं, जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यहाँ पर शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। 1-2 शेयर हैं, लेकिन वो सोच रहा हूँ मैं अगले सेगमेंट में डिस्कस किया जाए, क्योंकि फिर वो PSU वाले के लिए कुछ बचेगा नहीं ज़्यादातर, जो है रैली अगर हम लोग इधर ही डिस्कस कर ली जाएगी तो। लेकिन इस बीच जरा सर आप देखिए, इस बीच अदानी एनर्जी में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है क्या? हालांकि 0.25% ही ऊपर है, लेकिन ट्रेंड में है। अदानी एक बार फिर से सर जरा देखिए, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 1% के आसपास देखने को मिल रही है तेजी। कुछ संभावनाएं हैं क्या सर?
अच्छा, 10 दिन में 15.49% टूटा है, तो 10 डे मूविंग एवरेज 949 तक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड मानना है तो 905 रुपए के स्टॉप लॉस से 950 रुपए तक के लिए 949 950 के जोन तक के लिए एक स्कैल्प ट्रेड जरूर मार सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ है चार्ट में, प्रॉपर बुलिश एविडेंस मिलेगा तब स्विंग ट्रेड लेंगे। फिलहाल एक स्कैल्प ट्रेड 949 तक का बन सकता है। 908 का सपोर्ट है तो 3 रुपए बफर देके 905 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके बाद एक स्टॉक है हनीवेल, लेकिन ये रहने दीजिए, अब ये इतना हमारे जो रिटेलर्स हैं उनके लिए बेकारी हो जाएगा, इतने बेचारे महंगे शेयर खरीदेंगे। 34,250 का शेयर है, ट्रेंड में है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर लेकर के आ जाते हैं। मैम जरा देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन अच्छा है अभी। अच्छा है, अब ये कि अब एक शेयर के लिए 34,250 34,000 से ऊपर शेयर खर्च करने पड़ेंगे। चलिए आप बता दीजिए मैम जी। अच्छा है, मतलब इसमें एक अच्छा मौका बन सकता है। तो देखिए, महंगा है तो रिस्क रिवॉर्ड भी तो पॉइंट वाइज उतना ही बनेगा ना। हाँ बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत लोग तो मैम, ऑटोमेशन, हाँ जी मैम बताइए। ओके, एक डालमिया भारत भी है, दोनों में से कोई भी स्टॉक चल सकता है, दोनों ही ठीक ठाक है अभी। अगला सवाल मेरा, मैं इसको हटा करके डालमिया भारत और गोदरेज कंज्यूमर पे ही बात करने वाला था। चलिए डालमिया भारत बता दीजिए मैम जी। ठीक है, तो डालमिया भारत अभी 2211 पर आया है अभी, एंड यहाँ से 2300 रुपए का पहला टारगेट आज इंट्राडे में भी मिल सकता है पॉसिबली। तो 2300 रुपए का पहला टारगेट और लगभग 2450 का, ये दो टारगेट के लिए डालमिया भारत को आज के प्राइस पर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा खासा सेटअप है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, एंड सीमेंट एसीसी वगैरह अगर हम सबसे कंपेयर करेंगे तो ये आज मोमेंटम में बन जाएगा मोस्ट लाइकली। एसीसी को कल देख सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 2100 आज का जो इंट्राडे लो है 2130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके डालमिया भारत का प्राइस जो है, एक सेकंड में, डालमिया भारत जरा ये हटा दीजिए। डालमिया भारत शुगर का प्राइस है शायद। डालमिया भारत का प्राइस आप गूगल फाइनेंस से उठा लीजिए, अभी 2100 के 2200 के आसपास का शेयर है। मैम स्टॉप लॉस क्या बताया यहाँ पर आपने? 2130। चलिए ठीक है, डालमिया भारत में 2130 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2300 का टारगेट है यहाँ पर और 2450 का दूसरा टारगेट, यही बताया ना मैम आपने? एग्जैक्टली 2300, 2450, 2300, 2450, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं आपको। और मैम का मानना ये है कि इंट्राडे में भी हासिल हो सकते हैं 2.5% की तेजी। स्टॉप लॉस 2130 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अभी 2.5% के आसपास की तेजी 2213 के आसपास चल रहा है। 2300, 2450 के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है डालमिया भारत को लेकर के। सर एक जरा शेयर देखिए, क्या बीएससी में अभी क्या करें सर, क्योंकि ये भी अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा इस सेगमेंट को अब समाप्त करने की बारी हो रही है। तो कोई ट्रेड ऐसा है जो आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा हो अभी के लिहाज से 2-4 दिन के लिए? और अभी 2600-2700 के बीच में बीएससी कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बीएससी के और मेरे ग्रह नक्षत्र मिलते नहीं है। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भूल गया। जी जी हाँ, फिर 6वें 7वें बेस के अंदर बैठा है। 2800 का ब्रेकआउट आया था, तब भी आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा, फेल जरूर हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज पे है 2680 के, बाउंस बैक 2800 तक कर सकता है। अगर 2680 के नीचे टिका तो फिर 2575 तक नीचे स्विंग लो टेस्ट करने आ सकता है। बेसिकली डाउन साइड तब बनना स्टार्ट होगी जब 2575 के नीचे टिकेगा, तो तब तक मैं अवॉइड मोड में रहूंगा। 2575 टूटता है तो जरूर मैं स्टॉक पे फिर बेरिश हो जाऊंगा 2326 और 2021 तक के लिए। तो जब तक 2575 के ऊपर टिका है आप लॉन्ग रह सकते हैं, उसके नीचे क्लियर कट डाउन साइड और लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, यह बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है बीएससी को लेकर के। काफ़ी सारे स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए। अब इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि यहाँ पर समाप्त करना चाहिए ताकि अगले 7 मिनट में थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ जो हैं अंशुल जी की भी आ जाएं अगले सेगमेंट के लिए भी। सर जरा एक बार जरा फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से कोई अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी। पीएनबी, यूनियन बैंक, नेटवेब, हिंदुस्तान जिंक, दीपक नाइट्राइट, जिंदल सॉ, जेके सीमेंट, भारत कोकिंग कोल, ग्रो, IFCI, वोडाफोन, अदानी एनर्जी, हनीवेल ऑटो, भारत, डालमिया भारत और बीएससी, ये स्टॉक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको जाते, अगर मान लीजिए सेगमेंट को कोई देखे तो? जी, इसमें डालमिया भारत मेरे को बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे ठीक ठाक ब्रेकआउट आ रहा है 10-20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से। इस स्टॉक में ठीक ठाक है। नेटवेब पे जरूर हमने बात की थी कि 3700 रुपए तक पुल बैक आएगा। 3700 का पुल बैक कंप्लीट हो गया है। बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट हो चुका है।
यहाँ से 2822, 2423 और 2190 ये 3 टारगेट आते हुए आपको दिखेंगे। अब नेटवर्क पे जिस चीज को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, वापस जाके तेजस नेटवर्क का चार्ट देख लीजिए। 1200 तक फुल बैक लेने के बाद किस तरीके से 383 तक की डाउन मूव आई है। तो जो फुल बैक नेटवर्क में आनी थी लगभग कंप्लीट है 3700 रुपए पे। और कल सेलिंग पे वॉल्यूम भी काफी तेज था। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज 3250 के नीचे टिकेगा, 2822, 2423, 2190 तीनों टारगेट खुल जाएंगे। तो ट्रेंड में भी यही हुआ था, डिक्सन में भी 17,000 तक पुल बैक आना था, 18,000 तक गया, उसके बाद आ गया 10,616। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। 2190 एंड बिलो के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो है बड़ी गिरावट की उम्मीद जो है जता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बड़ी गिरावट का जिक्र आया, तो इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले अंबाला मैम जो भी नाम लिए उनमें से कुछ हालांकि 2 ट्रेड तो आपने सजेस्ट ही किए हैं, तो आप चाहें तो नाम लें या फिर आप ओला इलेक्ट्रिक पे एक टिप्पणी कर दीजिए। 6% नीचे अभी एकदम से देखा कि ये ट्रेंड में है और छोटे शेयर है, तो काफ़ी लोगों के पोजीशन भी पुराने टाइम की भी बड़ी हुई है लोगों के पास, तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। क्या करेंगे अभी ये ओला में? जो है फिलहाल छोड़ दीजिए। अगर इसको संभलना था तो देखिए 35 रुपए का भाव तोड़ना नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है दैट मार्केट इज नॉट लाइकिंग एज ऑफ नाउ, और वो मोस्ट लाइकली रिजल्ट होंगे। तो रिजल्ट शायद खराब आने वाले हैं काफी, तो आप फिलहाल इसमें से एग्जिट प्लान कर लीजिए। अगर कोई है खराब आने वाले, इसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं, मतलब जो इनकी अपडेट्स रही हैं जिस तरह के हो रहे हैं, तो ये तो किसी तरह का सरप्राइज नहीं, मतलब नहीं, ओवर मतलब एक्सपेक्टेशन से भी खराब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ने इस बार PLI स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के कम किया या फिर पॉज कर दिया, तो वो और एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनेगी। और वैसे भी पिछले समय में बात भी चल रही थी कि जो PLI स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री को दिया था, उसको रेज्यूम करे, कुछ इस तरह की बातें थी। तो वही शंका है जो प्राइस में दिख रही है। तो शंका में मत रहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी नहीं पसंद आती है प्राइस को, मार्केट को। तो जहां पर ऐसा ज्यादा क्लियर कट लग रहा है आपको कि वो चीज हो सकती है, फिलहाल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कई सारे ऑप्शंस अलग अलग एनालिस्ट एडवाइजर्स आते हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि और वीकनेस की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको दिया हो, कि जिसने भी दिया है तो स्टॉप लॉस भी दिया ही होगा, तो हिट भी नहीं हुआ है। इन माय ओपिनियन इट्स वीक, ट्राई टू टेक एन एग्जिट। चलिए ठीक, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। कोशिश रहेगी कि 11:30 बजे तक आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए हमारा ये सेगमेंट, तो जितनी जल्दी हो सके आपके लिए हम लेकर के आएंगे। लेकिन इस बीच एक विशेष चर्चा, जो कि बजट पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक विशेष चर्चा जो हमारे संपादक अंशुमान तिवारी जी हैं उन्होंने की है, और बजट से पहले इस चर्चा को सुनिए आप। और इस बातचीत में कई सारे विषयों को लेकर के आपको जो है ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देगा। मनीष संथालिया जी के साथ ये विशेष बातचीत समृद्धि शास्त्र के माध्यम से आप सुन सकते हैं, डायरेक्टर CIO MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। अगर इंडिया US डील नहीं हुई तो फिर आगे की दिशा क्या होगी बाजार की? FIs को आखिर में चाहिए क्या? क्यों लगातार वो बीते 1 साल 1.5 साल से लगातार बेच रहे हैं? और क्या इस बजट के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि FIs वापस लौटते हुए दिखाई दें? अगर बजट को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, तो फिर इस बजट में देखें क्या। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिसके उत्तर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस बार का जो समृद्धि शास्त्र आज सुबह ही अपलोड हुआ है, जाकर के देखिए, सुनिए और अपनी टिप्पणियां हमें देते रहिए। किस खौफ में बाजार के नाम से थंब आपको मिल जाएगा हमारा। तो चलिए, फिलहाल के लिए सेगमेंट को हमने समाप्त किया है। 1-2 टिप्पणियां दर्शकों के लेते हैं, हालांकि 58 तो हो गए हैं। सर के जाने का वक्त हो रहा है, तो क्या ही किया जाए। अब अरविंदो फार्मा पे एक टिप्पणी ले लेते हैं जो है सर की। सर बताइए, अरविंदो फार्मा पे क्या व्यू रहेगा आपका? 100 रुपये पे एक दर्शक हमारे आहूजा साहब हैं, लेकर के बैठे हुए हैं, आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, अरविंदो फार्मा में एक छोटा सा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हुआ है 1231 पे। लॉन्ग लिक्विडेशन में 1160 तक आना था, जो आ चुका है। थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकता है 1136 तक। ये शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। अगर आप यहां से 1.5 से 2 साल स्टॉक को दे सकते हैं, आपको कम से कम ऑल टाइम हाई 1586 मिलेगा, और 10% एक्सटेंशन मिल गया तो आप अपनी किस्मत अच्छी मानिए। 1-1.5 साल में ऑल टाइम हाई 1.5 साल में बहुत आराम से आ जाएगा। तो मैं इस पे ये छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड से ब्रेकआउट फेल, लॉन्ग लिक्विडेशन, ये सब देखना भी नहीं पसंद करता हूँ। सेक्युलर बुल रन में है, डिप में जहां भी 1140 के आसपास मिल जाए एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए, और 1586 आने तक इसको तकिए के नीचे दबा के सोते रहिए। चलिए, बहुत शानदार सर।
चलिए आगाज करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। सर आपको आपका डिस्क्लोजर लिया जाए सर, या 1-2 मिनट है आपके पास? एक आध मिनट तो है सर, अगर कुछ आपको। ठीक है, बस एक मतलब क्योंकि अगली थीम हमारी पीएसयू को लेकर के है और डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। पीएसयू में सर मोटे मोटे अगर हम देखें, जैसे पावर है, डिफेंस है, रेलवे, एक जनरल क्वेश्चन आपसे उत्तर ले लेते हैं ताकि आपको आगे का कार्यक्रम आपका बाधित ना हो। आप ये बताइए कि यहाँ पे कहीं कोई, चूंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बजट से प्रभावित होती हैं, बजट को ध्यान में रख के कोई ऐसा कुछ शेयर आपके दिमाग में है या फिर अभी आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं? दूसरा, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू बैंक, पावर, इनमें कुछ अच्छा है क्या जो आपने कभी आपकी नज़रों से गुजरा हो हाल फिलहाल में, जहाँ पे आपकी निगाहें हो? तो देखिए, इधर उधर छोटे मोटे बाउंस बैक जरूर आ सकते हैं, बट वो बाउंस बैक में भी मैंने खुद ही सबको मना किया था कि नहीं अटेम्प्ट कीजिए। मैं खुद ही जाके उसमें एयरकॉन में कूद गया, और जैसे ही मैं कूदा, बाजार ने मेरे को घुमा के एक उल्टे हाथ का एक सीधे हाथ का दिया। वहां से फिर मैं खाली बैठा हूं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्री बजट रैली प्ले करने में। जिस हिसाब से 2 साल गर्मी की थीम फेल हुई है और सिम्फनी और वगैरह का हाल हुआ है, मैं नहीं फंसना चाहता इन सब चीजों में। मेरे को कोई भी प्री बजट रैली नहीं प्ले करनी है। इधर उधर जिन स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है उनको प्ले कर सकता हूँ। इन सारे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, शिप बिल्डिंग काउंटर्स में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। कोई स्टॉक 30% गिरा है, कोई 40% गिरा है, कोई 50% गिरा है। बजट के बाद ऑन एन एवरेज किसी स्टॉक में 10% फॉल आएगी, किसी में 40-50% आएगी। ऑन एन एवरेज जब इन स्टॉक्स को आप मिलाएंगे, 30% की डाउनसाइड करंट ऑर्डर लेवल से आपको आराम से मिल जाएगी। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई कहां से टेक ओवर होगी ये कहना मुश्किल है। तो उसमें छेड़छाड़ करने की जगह जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां पे तेजी है, जैसे मेटल में है, ऑटो में है, बैंकिंग में है, मैं वहां पैसा लगा के अगर स्टॉप लॉस कटना ही है तो मैं वहां कटवा लेना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय यहाँ पे जहां पे प्रोबेबिलिटी एकदम कम है। तो मेरी नहीं इंटरेस्ट है प्री बजट रैली प्ले करने में, बल्कि बजट के बाद इन स्टॉक्स में अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तेजी से शॉर्ट जरूर कर लूंगा। आपने कहा बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी है, मेटल में, तो ये भी तो, इसमें भी तो पीएसयू स्टॉक्स ही हैं, तो मतलब ये इस थीम के लिए कुछ अच्छा लग रहा है? मेटल में खरीदना हो तो, बैंक में खरीदना हो तो, मतलब जाते जाते अगर आपकी ये टिप्पणी हो जाए और साथ में डिस्क्लोजर सर। सर देखिए, मेटल में तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि सेल में हमेशा रिलेटिव वीकनेस रही है, जैसे आईटी में, विप्रो में रही है। तो मेटल में प्राइवेट सेक्टर में रखूंगा। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में जरूर यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें ठीक ठाक तेजी दिख रही है। अगर मोमेंटम और स्ट्रेंथ और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो तेज अप डाउन होता है वो प्ले करना है, एक्सिस बैंक या डिसेंट बैंक ले लीजिए। अगर यहाँ से 1.5-2 साल रखने के हिसाब से ले रहा है तो आईडीबीआई और यूनियन बैंक बहुत अच्छा है। यूनियन बैंक में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हमारे एक प्रोड्यूसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर ने बोला था आईडीबीआई खरीदने के लिए, वो नीचे आ रहा है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो उनको कोई जवाब और साथ में डिस्क्लोजर सर आईडीबीआई 107 रुपए के ऊपर आके टिकना स्टार्ट करे, आईडीबीआई बाई करके छोड़ दीजिए। ट्रेडर हैं तो फिर अभी वेट करना है, इन्वेस्टर हैं तो आईडीबीआई लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कैनरा बैंक एक तरफा चला, एलटीएफ एक तरफा चला, अपने समय से आईडीबीआई बैंक भी एक तरफा चलेगा। एक इसमें नेगेटिव ट्रिगर आएगा जब प्राइसेस एप्रिशिएट हो जाएंगे 155-160 के पास, कि एलआईसी अपना स्टेक बेचने की कोशिश करेगी। तो वो एक आपके पास हमेशा ओवरहैंग रहेगा, उस एक को इग्नोर कर दें तो 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न 155-60 के ऊपर दे देगा। और जितने भी स्टॉक डिस्कस किए सर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है। अदानी ग्रीन और रिलायंस ये शायद डिस्कस हुए, ये दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और बहुत सारे शेयरों पे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंबाला मैम, अब आपके पास आते हैं और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि अब एक एक करके परत दर परत, पहले तो बैंकों पर ही बातचीत करना चाहेंगे। बैंकों को लेके बहुत, मतलब अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या बिजनेस अपडेट्स आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं, मतलब ज़्यादातर जो अपडेट्स आए हैं बिजनेस पीएसयू में वो ठीक आए हैं। आपकी निगाहें कहाँ पर हैं? कैनरा बैंक लोग कह रहे हैं थोड़ा महंगा हो गया है, ऊपर निकल गया है, क्या यहाँ पर अभी भी कोई अपसाइड देखने को मिल सकती है? थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन एसबीआई भी दम दिखा रहा है। आपका पीएसयू बैंक में कोई पसंदीदा शेयर है क्या? यस, तो देखिए, बैंक में बजट के अलावा जो एक चीज हो रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कासा जिस रेट पर बढ़ना चाहिए था
निम्स नेट इंटरेस्ट बढ़ा वो ठीक है, लेकिन जिस रेट पर कासा डिपॉजिट्स बढ़ने चाहिए थे सिंपल भाषा में, उस रेट पर डिपॉजिट्स नहीं बढ़े, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ में बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने एक कुछ कुछ बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट की हैं कि बॉन्ड बढ़ेंगे आने वाले समय में, बॉन्ड यील्ड फिस्कल डेफिसिट रहता है तो बॉन्ड मार्केट में महंगे पर उनको इंटरेस्ट रेट लाकर देने पड़ते हैं डेट्स, तो वहां पर एक अच्छा सेपर गारंटीड रिटर्न काइंड ऑफ मिल जाता है एफडी जैसा ही। तो एफडी से ज्यादा रिटर्न इस बार शायद बॉन्ड मार्केट देगी, तो वो एक रीजन है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्शन है कि जो डिपॉजिट्स है वो कम ही रहेंगे, उतने उस स्पेस पर नहीं बढ़ने वाले हैं। सेकेंडली, जिस रेट से इंटरेस्ट रेट घटे हैं और प्रोजेक्शन ये है कि अगले 6 महीने में 25 बीपीएस से लेकर के 50 बीपीएस और घट सकता है सेंट्रल मतलब आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, तो वो भी एक प्रेशर रहेगा कि ये भी एक कंडीशन दिखा रहा है कि आने वाले समय में जो डिपॉजिट्स है वो और भी इंप्रूव नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिचुएशन को अराइज इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी कि वो आगे जाकर के लैंडिंग फ्री हैंड से कर सके। दैट्स द बिगर थिंग। सेकेंड, जो एक और चीज इससे कोरिलेट करके देखेंगे हम, तो फिलहाल कुछ दिनों में गोल्ड लोन का क्रेज बैंक्स में मतलब बढ़ा है, यानी गोल्ड को मॉर्गेज करना, गोल्ड के बेस पर लोन लेना, ये सब चीजें हो रही है। तो इस सबसे सिंपल एक ही बात समझ में आती है विपुल जी कि ये जो डिपॉजिट्स का कंसर्न है आगे भी परसिस्ट रहेगा, अगले 2 क्वार्टर की तो तैयारी है। नाउ टू बी स्पेसिफिक कि बैंक अगर लेना है, अगर हमको लेना ही है तो कौन सा बैंक ले। फर्स्ट थिंग कि आपको लेना कितने समय तक का है, ये सवाल अपने आप से जरूर पूछ ले। अगर आपका नजरिया कुछ हफ्तों कुछ महीनों वाला है तो ये महंगे हो चुके हैं अभी। अगर आप स्टेट बैंक आज 1040 पे उठाने की सोच रहे हैं तो आप ये सोचे कि आपने ना अच्छी खासी रैली मिस करने के बाद आप एंट्री कर रहे हो, तो फिलहाल ये स्टॉक्स है महंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मुझे लगता है आराम से अगर आपको 990-70 तक मिले तो ही बाय करिए, अभी मत खरीदिए। बट इसका एक सब्स्टिट्यूट आज की डेट में है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो उतना नहीं चला जितने की इसकी चलना चाहिए था। अभी 126 पर आया, अभी वापस से हमने डिस्कशन में भी किया था कि 125 123 आ सकता है आराम से, उसी रेंज के आसपास अगर आपको मिल रहा है। आज कल 126 पर आया है अभी, तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नजरिया 2 क्वार्टर्स का कम से कम रखिएगा, तभी इनमें हाथ डाले, अदरवाइज छोटे टर्म में तो ये वॉलेटाइल रहेंगे अभी, क्योंकि बजट भी आ रहा है और एक न्यूज थी कि पीएसयूज के मर्जर को लेकर के, उसमें एफडीआई को लेकर के, तो वो थोड़ा सा एक न्यूज भी है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सिचुएशन आपको बताई है, इस कंडीशन में पीएसयूज के डिपॉजिट थोड़े से बेटर रह सकते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट, तो इसलिए आप पीएसयूज को देखिए। तो पीएनबी बैंक आज के भाव में लगभग 125 पर आज शायद मिल जाए तो खरीदने की कोशिश करें, एंड लगभग 135 से 150 रुपए 155 रुपए के टारगेट 2 क्वार्टर्स के व्यू से देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, सिंपल, कोई इसमें इफ एंड बट वाले केस में नहीं। 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो आप अपने लिए इसका नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए जो कि 107 रुपए का होगा। तो इस तरह से आप पीएनबी को देख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर बैंकों को लेकर। चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ निशित दोषी जी जुड़ चुके हैं। दोषी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? कुशल मंगल? चलिए ठीक है, मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इस बीच विमल सिंह रावल जी कह रहे हैं मार्केट बोली बाय द डिप, मार्केट बोली बाय द डिप, हमने दिल से मान लिया, डिप निकला इतना गहरा कि पोर्टफोलियो ही गायब हो गया, पोर्टफोलियो ही गायब हो गया। तो मतलब बाय द डिप के चक्कर में इनका पोर्टफोलियो गायब हो गया। हालांकि इनके सवाल हैं फिर बीएससी को लेकर के, सीडीएसएल एनएस डील में मैम फ्रेश एंट्री कब करें। सर, अब बीएससी पे तो बात अभी आपको पिछले सेगमेंट में हो गई है, बाकी फिर इन सब पे भी हो जाएगी, 1 बजे हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अम्बाला मैम ही रहेंगी 1 बजे, तो आपके प्रश्न का उत्तर 1 बजे मिल जाएगा। सवाल भेज दीजिएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये गायब हो जाता है कार्यक्रम खत्म होने के बाद, जो चैट में आ रहे हैं सवाल ना। सर, मेटल पे आ जाते हैं जरा। मेटल में देखिए सेल कैसा लग रहा है? सेल चल नहीं रहा है, जब 150 का लेवल क्रॉस करता है तब उम्मीद जगती है, फिर डिप मार देता है। आपका व्यू क्या होगा दोषी जी? जरा देखिए सेल को लेकर के कैसे देख रहे हैं आप? सर, तो ओवरऑल मेटल्स में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है टॉप से। जब एक स्टार्टिंग में अच्छा रैली देखने मिला था, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली सेल में भी हमें एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड देखने मिल रहा है। नीचे में 140 और ऊपर में 150 का एक ब्रॉड रेंज हमें देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं। डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड ही लग रही है, जब इतना करेक्शन आ गया फिर भी ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं आया, तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिकवरी मिल सकता है 150 152 के अबाव।
तो डेफिनेटली 152 के अबाव अगर ये जाता है तो हमें 160 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो पोजीशंस को होल्ड रखना चाहिए। नया नहीं खरीदना है ना अभी? नहीं, अभी फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए, 152 153 के अबाव लेना चाहिए। 153 वो 150 के आसपास है भी, सही कह रहे हैं आप। एक रुकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच एक हमारे दर्शक हैं फर्टिलाइज़र पे व्यू जानना चाह रहे हैं। मैम, फर्टिलाइज़र को लेकर के अभी पिछले सेगमेंट में भी पूछा था, अंशुल जी थोड़े से नकारात्मक थे, आपका व्यू क्या है फर्टिलाइज़र को लेकर के? क्या यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि दर्शक का सवाल आया तो दिमाग में आ गया, वो इनका सवाल तो ये है कि दीपक फर्टिलाइज़र इन्होंने 40 साल पहले इनके पिताजी ने खरीदे थे, वो इनको दे दिए गए हैं, तो खैर इनके तो मुझे लगता है प्रॉफिट ही हो रहे होंगे। कह रहे हैं कि क्या ये भविष्य में 2000 रुपये जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि फर्टिलाइज़र को लेकर व्यू है क्या आपका, क्योंकि एग्रीकल्चर पे फोकस तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट आनी चाहिए। क्या कुछ सेंटिमेंट बदलेगा फर्टिलाइज़र को लेकर के? चांसेस है, लेकिन कुछ स्टॉक्स अगर आप बात करें तो खरीदने लायक भाव पे नहीं है। जैसे कि आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को लीजिए, अवंती फीड जैसे स्टॉक्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रो पर ही डिपेंडेंट है। अवंती फीड के साथ तो मैम एक थोड़ा सी समस्या ये है कि वो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी, वो यूएस के चक्कर में पिटाई हो रही है, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो फिर कहीं कोई मौका है क्या फर्टिलाइजर में? तो फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा स्टॉक्स अगर देखेंगे तो है नहीं। अभी आप एग्रोवर्ट लेंगे, एनएफएल लेंगे, तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है डिक्लाइन की ही पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं। तो तैयारी रखिए कि खरीदारी के व्यू बनाने हैं, लेकिन ऐसे भाव पर जहां पे जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाए और आपको होल्डिंग करने का थोड़ा सा मौका मिले। ऐसा नहीं कि लेते ही 25% सरक गया और फिर हम परेशान होते बैठ रहे हैं, सो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर मैं एक स्पेसिफिक जो लीडिंग है मार्केट पे एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 80 के आसपास चल रहा है। इसी की अगर बात करें तो लगभग आज ही 80 के आसपास है, आराम से 72-73 पर आएगा। तो थोड़े दिन 2-4 हफ्ते वेट करिए, जब आ जाए तब वहां पर खरीदारी का व्यू रखिएगा। एंड स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीप बना करके चलना पड़ेगा आपको। जब भी खरीदारी कर रहे हैं 72 पर 73 पर, तो 60 रुपए का कम से कम स्टॉप लॉस है। अगर आप उसको मेंटेन कर पाए तो फिर आप कम से कम 85 रुपए और 110 रुपए के मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि अगर बजट अनाउंसमेंट में एग्री को लेकर के कुछ आया तो वो थीमेटिक बात होगी, कंपनीज के बैलेंस शीट्स में क्वार्टर बाय क्वार्टर दिखने वाली बात होगी, तो आपको उसी तरह से उसको देखना है। तो आपको कम से कम 3 क्वार्टर्स का मायना रख के आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में 72-73 के आसपास सोच सकते हैं, विद 60 रुपीज स्टॉप लॉस, 110 रुपए के टारगेट, 9 से या 1 साल का व्यू होगा, बट अभी नहीं खरीदना है। अभी नहीं खरीदना है। चलिए चंबल पे एक छोटा सा टिप्पणी ले लेते हैं सर से। सर चंबल देखिए जरा, चंबल फर्टिलाइजर पे अभी क्या करना चाहिए? अवॉइड ही रखें जब तक रिकवरी नहीं आती है। तो चंबल फर्टिलाइजर की भी बात करें तो हमें अच्छा खासा करेक्शन इसमें भी देखने मिला है। लास्ट 2 हफ्तों से हमें डाउनसाइड ही देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ही रखना चाहिए। थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अराउंड 400 के आसपास एक अच्छा बॉटम दिख रहा है, 410 400 के आसपास, वहां पे मिले तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, पावर को लेकर क्या व्यू है मैम? जरा एक बार इरेडा देखिए, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी नहीं चला ये, और कितना डाउन साइड है यहाँ पर। और अगर काफ़ी लोगों के पास हाई लेवल पे भी है, फिर से 125-30 पे आ गया, 130 पे आ गया, यहाँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और पावर को लेकर के खासतौर से पीएसयू पावर पे, जो कि हम पीएसयू की बात कर रहे हैं, कोई चांसेस हैं रिकवरी के? और इरेडा पे आपका कमेंट। देखिए, टू बी स्पेसिफिक, एनर्जी में बात तो बनेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये और सरकेंगे। एक ओवरऑल अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो, एंड नाउ वी आर कमिंग टू इरेडा 130-32 पर आ गया वापस से, एंड यहाँ से थोड़ा सा और डिक्लाइन पॉसिबल है विपुल जी। 122 रुपए की बात की थी हम लोगों ने, 122-125 आ जाएगा, सो वेट करो, और जैसे ही आ जाए वहां पर खरीदने की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि वहां आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 105 रुपए पर मेंटेन करके आप कम से कम 140 से 170 रुपए के भाव देख पाएंगे। तो अच्छी खरीदने की कोशिश करिए, अच्छी चीज को, वैल्यूएशन पर कंफर्ट है। थोड़ा सा और अगर भाव आपको नीचे मिलता है तो जो एनर्जी का बूस्ट मोस्ट पॉसिबली एनर्जी, माइनिंग, डिफेंस तो खैर सबको मालूम है, लेकिन एनर्जी एंड माइनिंग पर अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा बूस्ट बढ़ जाता है तो ये स्टॉक्स जल्दी टर्न अराउंड स्टोरी देख सकते हैं हम इनमें। लेकिन जब भी आपको आपके प्रॉफिट मिल जाए, मेक श्योर करिएगा कि निकल जरूर जाइएगा, क्योंकि साल भर के जो CAGR ये मेंटेन नहीं करते हैं। तो अगर एक अपसाइड मूवमेंट कम समय में आया, इसका मतलब है पुल बैक भी या करेक्टिव मूव भी वैसे ही कम समय में आ जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर बाय कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम से करना। बिल्कुल मैम।
चलिए जरा सर से पूछते हैं दोषी जी से। एक जरा जो है स्टॉक आप देखिए मेटल का ही, हिंदुस्तान कॉपर पे क्या व्यू है सर? काफ़ी रैली आ चुकी है, करंट लेवल पे क्या करें, कहाँ एग्जिट लें आप? तो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हमें अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखने मिली है, तो डेफिनेटली थोड़ा 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये लेवल्स 560 570 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें वहां से करेक्शन दिखने मिला है। तो डेफिनेटली अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो 580 के ऊपर जब जाता है तभी ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड ही करना चाहिए हमें, और थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने मिल सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर पे बात हो गई। डिफेंस पे वापस आ जाते हैं। डिफेंस को लेकर के मैम लगातार हमारी बातचीत चल रही है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में हालात चल रहे हैं, बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कोई ऐलान होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैम आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है डिफेंस को लेकर के? और सबसे पहले डिफेंस शिपिंग डिफेंस को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। मझगांव डॉक पे आज 2.25% नीचे है, क्या व्यू है सर आप मैम आपका? देखिए ये चलेंगे, टाइम लेंगे, और जिस भाव पर ये आज भी है यहाँ से भी 10 से 20% के करेक्ट अगर हो जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग वैसे ही कर लीजिए। और एक और चीज, जब सबको पता हो कि क्या हो सकता है तो उसके बाद भी जो प्राइस पे दिख रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी न्यूज है प्राइस सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो ये चीज हम जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा हमारे लिए है। बजट है, छुपी किताब में है, अभी खुला नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट की है। वेल, टू बी स्पेसिफिक, मस्डॉक की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो वापस से देखिए 2377 के आसपास आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी फ्रेश पैसा डालना चाहिए, बिल्कुल अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। अब यहाँ पर कुछ भी न्यू एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि ये सपोर्ट जो टूटा है, अगर मैं 2300 रुपए, 2350, ये 2400 का ये जो भाव है, आज नहीं टूटा है 2350, लेकिन टूट जाएगा, वो दिख रहा है मेरे को। तो अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब आप यकीन मानिए कि लगभग 2000-2100 आराम से आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए नो फ्रेश एंट्री। अगर है तो अपने इन्वेस्टमेंट के दायरे को जरूर बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो अच्छे हैं, चलेंगे, लेकिन इनको समय बहुत लगने वाला है अब। ठीक मैम, बीईएल और बीडीएल आप निकाल के रखिए, तब तक मैं जीआरएससी पे व्यू ले लेता हूं दोषी जी का। सर जरा शिपिंग डिफेंस में अगली कंपनी जीआरएससी पे जरा फटाफट एक व्यू आपका चाहिए। करंट लेवल पे क्या करें कि प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2-2.25% नीचे, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। सो जीआरएससी की भी बात करें तो डेफिनेटली हमें करेक्शन देखने मिल रहा है अच्छा खासा। हमें लास्ट 6-7 दिन से एक डाउनसाइड स्विंग देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा वीकनेस हमें और बढ़ सकता है। अराउंड 2200 के आसपास अगर हमें स्टॉक ये मिलता है तो वहां पे एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो 2200 के आसपास एक खरीदारी करनी चाहिए, तब तक के लिए वेट करना चाहिए। चलिए ठीक। मैम बताइए जरा, जो मैंने आपसे दो बीएल बीडीएल को लेकर के, हालांकि काफ़ी लोग आज़ाद खान साहब हैं और भी लोग हैं, कह रहे हैं मैम से पारस डिफेंस के बारे में जरूर पूछिए, तो आप चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में जी। तो पहले बीएल की बात करेंगे। 412 पर है, छोटा रिस्क है, एक अटेम्प्ट किया जा सकता है। 412 पर खरीद रहे हैं तो 390 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस को पहले सुनिए। एंड टारगेट जो है लगभग 425 से 440 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट 2 साल के मायने से करें तो ये आपको CAGR जो है कम से कम 30 से 35% का इन्वेस्टमेंट के थ्रू दे सकता है। दूसरा स्टॉक आपका है बीडीएल अगर हम बात करें तो 1475 पर आया है। नो फ्रेश बाय, होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए। अगर आज के दिन में ये आपको 1450 अगर निकाल देता है डाउनसाइड के लिए तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज मान के चले कि बीडीएल के लिए एक बहुत ही एक्यूमुलेशन जोन की तरह काम करता है, एंड उसके बाद में अगले 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है। तो उस मायने से अगर आप देखें तो 1470-75 के आसपास 2 इयर्स डाउन द लाइन इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से इसमें एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आपको 2000 से 2500 की दिख सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रखिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1450 शुड बी योर स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। आइडिया फोर्स सर आप जरा देखिए, और मैम आपका पारस डिफेंस रह गया, और साथ साथ आप रेलवे पे आपका व्यू, लास्ट कमेंट आपका रहेगा, इसके बाद इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। हर्ष जो है लंबे अवकाश के बाद वापस लौट रहे हैं, थोड़ा उनसे हालचाल लिया जाएगा। लेकिन पहले जोशी जी से जरा पूछ लेते हैं। बताइए सर,
आइडिया फोर? आइडिया की बात की रहे तो डेफिनेटली इसमें भी हमें करेक्शन देखने मिल ही रहा है, एक वीकनेस ही हमें लास्ट 5-6 दिनों से देखने मिल रही है स्टॉक में। तो डेफिनेटली अगर पोजीशंस पहले से है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री की इच्छा है तो अराउंड 410 के आसपास एक बॉटम दिख रहा है, वहां पे फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। अभी पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, ये बात आइडिया फोर्स को। मैम पारस डिफेंस प्लस रेलवे आपका व्यू क्या है? रेलवे में कोई स्टॉक है खासतौर से? जुपिटर वैगन देख लीजिएगा और 1 मिनट में ही सब निपटाना है आपको, तो जिम्मेदारी बड़ी है, समय कम है। जी तो पारस डिफेंस पे अभी फिलहाल एग्जिट है। जिन्होंने 700, 710, 680 जहां भी लिया है, अभी 635 पर है, टेक एन एग्जिट एज ऑफ नाउ। और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, डोंट बाय एज ऑफ, अभी कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने इसको बेच दिया है, तो मेरा क्योंकि अब ये इट्स नो मोर माय स्टॉक, तो मैं इस पे अपना व्यू यहाँ पर दे सकती हूँ। आज ही मैंने उसको सुबह की मार्केट में निकाल दिया था। नाउ JWL अगर आप देखें, मैं मेटल्स पर अपना व्यू को लेकर के चल रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक स्टॉक, ETFs के थ्रू। JWL देखिए, मेरे हिसाब से तो विपुल जी ये रखने लायक है। अगर इन्वेस्टमेंट के मायने से रख लेना तो थोड़ा सा रख ही लीजिए इसको, क्योंकि ये 500, 314 पर है, तो कम से कम 470 और 530 ये 2 टारगेट्स हमको ये दिखा सकता है। तो थोड़ा सा इसको रखो, एवरेज मत करो लगे तो, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 220 रुपए का, एंड लेट इट परफॉर्म, इसमें है चांसेस परफॉर्मेंस के। चलिए ये बात है। रेलवे में और कोई अच्छा तो नहीं है ना? अभी रेलवे अवॉइड ही करे ना करंट लेवल? ऐसा नहीं है, अगर देखिए डिपेंड करता है, ट्रेड कर रहे हैं, बजट को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो कुछ मत करो, छोड़ दीजिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो IRCTC देखिए, IRCTC 625 पर आया है, बुरा नहीं है इस भाव पर, इट्स अ गुड पिक, क्योंकि इसका बिजनेस इसी के पास रहने वाला है एंड आगे ये बढ़ेगा ही। तो अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आप इसमें IRCTC में 625 मतलब एक रेंज समझ लीजिए ना, इन्वेस्टर वाला ही है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप इन स्टॉक्स में। अब मैं बार बार ये बात बोल भी रही हूँ, तो 600 से 630 की एक रेंज समझ लीजिए, जिसमें आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में खरीदारी करिए, कर सकते हैं। एंड आराम से यहाँ पर 680 का, एंड लगभग अगर आप इन्वेस्टमेंट का आइडिया लेके चलें तो 1.5 साल का नजरिया अभी पकड़ा तो लगभग आपका 680 से 750 के ये 2 टारगेट्स आराम से आने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अपने 2B ऑन सेफर साइड लगभग 560 का। सो ये व्यू हम IRCTC में लेकर के चल सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है। ठीक। सर लास्ट कमेंट आपका, रेलवे में कोई अच्छा है आपको लग रहा है? सर रेलवे में अगर बात करें तो टीटागढ़ वैगन्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली बजट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो टीटागढ़ वैगन्स हमें, टीटागढ़ रेल एक अच्छा पिक दिख रहा है, वहां पे एक अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया, प्लस साइडवेज कंसोलिडेशन भी हो गया। तो डेफिनेटली अगर 710, 720 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे हमें एक फ्रेश एंट्री करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 550 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए ये बात हो गई है यहाँ पर। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर हम समाप्त, और अब वक्त हो गया है हमारे अगले विशेष सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि इस गिरते बाजार में भी कहां पर उम्मीद की निगाहें जो है वो दिखाई दे रही हैं, उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और कहां पर और ज़्यादा डाउन साइड दिख रहा है, ब्रोकर क्या कर रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ लंबे समय बाद जुड़ रहे हैं। हर्ष, कैसी रही यात्रा आपकी? जी सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रही यात्रा। ऐसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। कहाँ कहाँ गए थे आप? सर मैं जैसलमेर घूमने गया था, तो वहाँ प्लानिंग हम बना रहे थे, घूम आ पाए? पहले एक बार आपका जाने का बन गया था तो मैं रुक गया था, लेकिन फिर सर बना नहीं, मैं निकल गया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे और वितांत बातचीत करेंगे इस सेगमेंट और इस कार्यक्रम के बाद, लेकिन बताइए आगाज कहाँ से कर रहे हैं? जी, पंजाब नेशनल बैंक से। और यहाँ पर जो है CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी इन्होंने, 145 रुपए प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनको जो Q3 के जो नतीजे हैं वो लग रहा है उम्मीद से बेहतर है। इनको लग रहा है कि जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे उससे अच्छे आए हैं यहाँ पर। और इसमें जो मुख्य कारण रहा है यहाँ पे वो ट्रेजरी गेन्स रहा है। बेसिकली जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, उससे जो है कमाई जो है बैंक की अच्छी होती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा जरूर दबाव रहा है, लेकिन इनका मानना है कि जो लोन ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर में भी बेहतर रह सकती है। यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कासा जो है इस Q3 में भी बेहतर है और Q4 में भी बेहतर स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी जो है वो लगातार जो है वो अच्छी होती दिख रही है। यहाँ पे एक चीज जरूर इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो फ्लोटिंग प्रोविजन है
वो एक कंसर्न है जो आने वाले क्वार्टर के हिसाब से आप देखें क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर 15 बेसिस पॉइंट का दबाव डालते हुए दिख सकते हैं। ये बात है पीएनबी को लेकर के। अभी फिलहाल के लिए 126 के आसपास चल रहा है। दूसरी चीज देखिए जरा, पीएनबी को क्या उम्मीदें हैं? सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? डेफिनेटली सहमत है, क्योंकि पीएसयू बैंक से एक टॉप पिक रही है मेरी, और डेफिनेटली हमें पीएसयू बैंक में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिलेंगे 2026 में। तो डेफिनेटली पीएनबी को भी होल्ड करना चाहिए। अराउंड 126 के आसपास अभी चल रहा है, 126 124 के आसपास अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। और टारगेट की बात जो बोली है 145 की, वो हमें डेफिनेटली लग रहा है कि 6 महीने में आ जाएगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर पीएनबी को लेकर के। अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, भेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सीएलएसए रिपोर्ट अंडर परफॉर्म की रेटिंग 195 रुपीज प्रति शेयर के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कंपनी की जो ग्रोथ है उसकी क्वालिटी जो है वो लगातार डेटोरेट हो रही है, कमजोर होती देखने को मिल रही है। बैकलॉग यानी कि जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसमें आप देखिए बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है और आगे भी स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा इनको वैल्यूएशन के हिसाब से जो पी है वो महंगा दिख रहा है। यहाँ पे मुनाफा उसको बढ़ाना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि 2 साल में लगातार जो ऑपरेशन है उसमें जरूर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन्स में जो है उम्मीद काफी कम दिख रही है। यहाँ पे एक थर्मल सेगमेंट की बात करें यहाँ पर तो ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो पेन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है रिपोर्ट के मुताबिक। बीएचईएल सीएलएसए 195, तो अभी यहाँ पर और ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। मैम सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? यहाँ पर एकदम से निगेटिव काफ़ी लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, क्या वाकई में अभी ज़्यादा दर्द बाकी है बीएचईएल में? देखिए विपुल जी, 195 तो नहीं लग रहा, राइट? सो आई डिसएग्री विद इट कि अगर मुझे 3 महीने के दायरे से, वैसे वो 1 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि हाँ 210 तक की तो पॉसिबिलिटीज है। एंड वंस इट टच द 210, 210 टच करने के बाद यहाँ पर वापस से मोमेंटम बन सकता है आपको 280 से लगभग 315 के टारगेट्स के लिए। अब उसके बाद क्या होगा वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑन करंट प्राइस 195 मुझे नहीं लगता है, अगर मुझे सिर्फ 3 महीने का एक दायरा देखना है तो उससे पहले ये अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर जरूर है, जो कि एज एन इन्वेस्टर जब आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि जब भी ये रिपोर्ट्स आती है ये कम से कम 1 साल के नजरिए को रख के आती है, तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर समझ लेनी है कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ईयर ऑन ईयर ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट द वैल्यूएशन पार्ट इज एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। और उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट के साथ इसके टाइप्स वगैरह बड़े हैं तो ठीक है, बट सेक्टर इज ट्रेडिंग एट 25 मल्टीपल्स एंड दिस स्टॉक इज एट 109 मल्टीपल्स, यानी लगभग बोले तो 5 से 6 गुना महंगा है ये स्टॉक आज भी। तो उस एक्सपेंसिवनेस के दायरे से ये हो सकता है 210 आ जाए और वहां पर आप डर के पीछे मत रह जाइएगा, खरीदने की कोशिश करें और कम से कम 180 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एंट्री के बारे में सोचें और 270 से लगभग 315 320 के टारगेट का वेट करिएगा। तो 3 महीने के दायरे से मैं देखना चाहती हूँ। 1 ईयर का व्यू तो एक बड़ा व्यू हो गया, लेकिन 3 महीने के दायरे से 195 मुझे नहीं लगता आते हुए। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। कह रहे हैं ट्रेन इन रेन, कह रहे हैं कि बोनस पे कब से आने लगे। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करेंगे सर आपकी ट्रेन द रेंज जी, आपकी बातें आगे समझने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, सुजलॉन की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर। और गिरते बाजार में भी मोतीलाल ओसवाल ने इस पर रिपोर्ट दी और 74 के टारगेट दिए, करीब 56% का अपसाइड उनको दिख रहा है। इसके पीछे के उन्होंने कुछ लॉजिक्स दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्होंने कह रहे हैं कि जो तमाम तरह के जो जोखिम थे वो ऑलरेडी कीमत के अंदर फैक्टर इन है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल दिख रहा है इनको यहाँ पे। और हाल ही के शेयर में जो दबाव देखने को मिला है, इसके पीछे की जो वजह रही, एक तो देखिए सोलर सेक्टर में जो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो, और इंस्टॉलेशन जो है वो धीमापन वहां पे देखने को मिला था, इस वजह से दबाव देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है डेटा सेंटर की बात कर लीजिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यहाँ पे सेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर पीएसयू के हिसाब से भी देखें तो 2030 तक 20 से लेकर 24 गीगावाट के अतिरिक्त डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है और इसका फायदा सीधे तौर पे कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। ईपीएस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 50% यहाँ पे जो है बढ़ोतरी हो सकती है और बेहतर एग्जीक्यूशन कंपनी जो है वो लगातार कर रही है यहाँ पे।
विदेशों से जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है कंपनी के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, और जो जटिल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर भी कंपनी की महारत है और उस हिसाब से भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरा करते हुए दिख रही है। साथ में एक्सपोर्ट जो है एक नया ग्रोथ ड्राइव है जो कि 2027 से और तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है। काफ़ी टाइम बाद सुज़लॉन पे रिपोर्ट आई है कोई अच्छी, 74 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशंस है, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। इस पर जो है मैं चाहूँगा कि चूँकि काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, दोनों लोग अपनी संक्षिप्त टिप्पणियाँ अगर दोनों एक्सपर्ट से ले लें। पहले दोषी जी आप दे दीजिए, फिर मैम से भी ले लेते हैं। सुज़लॉन पे अभी क्या राय रहेगी आपकी? सर तो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा ब्रोकर की रिपोर्ट से। डेफिनेटली हमें अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक में देखने मिल चुका है एंड अभी लोअर लेवल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए अराउंड 45-47 के आसपास। अगर मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। एंड टारगेट की बात करें तो हमें 1 ईयर में डेफिनेटली 74 तक के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी कंपनी की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट ROC 40 का ROC है प्लस ROE भी 32 का है। तो डेफिनेटली, और पी हमें वैल्यूएशन 20 के पी पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है, तो पी भी अच्छा खासा डिग्रेड हुआ है एंड यहाँ से हमें अपसाइड दिख रही है सुज़लॉन में। तो डेफिनेटली पोजीशंस बाय करनी चाहिए यहाँ पे। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट हमें 74 दिख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 74 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय सुज़लॉन को लेके आ रही है। मैम अंबाला मैम, आपका व्यू सुज़लॉन पे? मैं एग्री करती हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कंपनी गिर क्यों रही है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ठीक है, फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस, गवर्नमेंट फोकस सब ठीक है, फिर भी गिरने का कारण शायद थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का था, और जो कि वैल्यूएशन अब गिरते गिरते अभी सेक्टर से सस्ती हो गई है। सो सीरियस इन्वेस्टर्स, ये वर्ड जरूर, इन्वेस्टर ही नहीं, सीरियस बहुत ही विजिलेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो सुज़लॉन को एक अच्छी नजर से देख सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो कि अच्छा रिटर्न, मल्टीपल रिटर्न दे सके, लेकिन उसको थोड़ा टाइम आप दे पाए, और उसकी जो डाउन साइड है उस डाउन साइड को आप अपने बच्चे की नॉटीनेस के जैसे आप उसको देख सके, तो थोड़ा सा रीजन मुझे वही मैं बोला मैंने कि सुज़लॉन के गिरने के पीछे के कारण जो बाहर से जो एक गवर्नमेंट के जो नैरेटिव्स आने चाहिए ना, और इस पर्टिकुलर विंड एनर्जी को लेकर के, एनर्जी सेगमेंट को लेकर के, वो थोड़ा सा पेंडिंग है बस। दैट जस्ट नीड टू किक स्टार्ट। एक बार वहां से इग्निशन मिल गया तो ये चल पड़ेगा। एंड रही बात टारगेट, आई रियली अग्री विद दीस टू टारगेट्स। इन्होंने 74 बोला है, बट फ्रॉम माई ओपिनियन आप पहला एक पड़ाव अपने लिए 60 रुपए का रखें एंड इसके बाद ट्रेलिंग कर लीजिए अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो। हालांकि 60 रुपए से लेकर के 85 तक के इसमें टारगेट है, तो आराम से आई एग्री विद दिस टारगेट, ये तो अचीवेबल लगते हैं डाउन द लाइन 1 ईयर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सुज़लॉन को लेकर के। आखिरी काउंटर हर्ष बताइए जी। हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। आखिरी काउंटर है यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह और 750 रुपए प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। Q3 के जो नतीजे हैं वो उनको काफी बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे एबिटा जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है और ज्यादा। इसके अलावा इसके जो अनुमान है इसके 8% के ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ, और इन्होंने कहा है कि और माफ कीजिएगा बेहतर स्थिति दिखा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से सिल्वर में उछाल देखने को मिल रहा है तो कंपनी को लगातार फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। जिंक की कीमतें स्टेबल है, उससे भले ही यहाँ पे स्थिति स्टेबल, लागत कम होती हुई देखने को मिल रही हो, नियंत्रण में देखने को मिल रही है, लेकिन सिल्वर का फायदा मिल रहा है। इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर FY 26 से लेकर 28 के बीच में 3 से लेकर 10% तक बढ़ा दिए है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज की एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा भी बताया इन्होंने FY 27 के हिसाब से, वो करीब 9.4x पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि महंगा दिख रहा है इनको, ऊंचे एवरेज के हिसाब से ऊंचा दिख रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी जस्टिफाई किया इस रिपोर्ट में कि सिल्वर का जिस तरीके से कंपनी में योगदान है एबिट के अंदर, तो ये वैल्यूएशन जो है उनको बेहतर दिख रहे हैं। मैम, इसमें कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है क्या? एकदम से देखिए जरा बाउंस बैक किया है, सिल्वर ने अभी नया हाई लगाया है और हिंदुस्तान जिंक इंट्राडे हाई पर। अभी एक तो जेफरीज की रिपोर्ट पे आपका कमेंट जरा, और जरा अगर आप इस पर कुछ व्यू दे सकें ट्रेड को लेकर के। देखिए, अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इसमें इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो इंट्राडे लो शुड बी द स्टॉप लॉस, और 4% लगभग 5% आपका लॉस होगा। उस मायने से अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका एक चीज और मैं और देखना चाहती हूँ, अपर सर्किट अभी आया है 690 के आसपास, एंड लाइकली है कि ये आपको थोड़ा सा 720 तक जाते हुए दिख जाए। तो अगर आप इसको एक बार प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंट्राडे शुड बी द स्टॉप लॉस। एंट्री है 690 के आसपास की, टारगेट है लगभग 715 एंड 725 इंट्राडे के हिसाब से, या फिर 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से। स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली एंड हैव टू वाला कंडीशन में 655 का। तो हिंदुस्तान जिंक में एक पॉसिबिलिटीज है स्विंग ट्रेड के लिए।
दूसरा एक और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है 5 स्टार। 5 स्टार स्टारबस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी है, 513 के आसपास चल रहा है अभी के समय पर, एंड यहाँ से लगभग 540 पहला, एंड दूसरा 585 एंड लगभग 620, ये 3 टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं। रिस्क बहुत ही छोटा है, सिर्फ 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये सब टारगेट्स को हम लोग चेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर एक और स्विंग ट्रेड निकल करके आता हुआ, उस पर भी रखिए निगाह। 5 स्टार पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, और यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक बार भाव खोल लीजिए। 513 514 पे चलता हुआ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, बीच में काफ़ी क्वेरीज भी आई थी यहाँ पर। 540 पहला, 585, 540 पहला, 585 दूसरा, 620 तीसरा, 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है उस पर रखिए नज़र। 460 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड में जा सकते हैं। तो इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का समय तो आ ही रहा है। कोशिश करेंगे अगर जाते से पहले कोई तेज़ी आती है तो एक बार आपको दिखा दें, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हमारा 11:30 का सेगमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के आप अवश्य से जाइए और देखिए डिटेल में जाकर के गिरते बाजार में कौन बनेगा धुरंधर। जी हाँ, अच्छा 1 2 3 4 5, अच्छा मुझे लगा कि मैंने 4 ही दिए हैं, 5 हो गए, 5 शेयर। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप भारत कोकिंग कोल पे नज़र रखिए। BCCL का मुझे लगता है लोगो थोड़ा सा गलत लगा दिया है, ये कोल इंडिया का लोगो आ गया है, पुराना जो है कोकिंग कोल को लेकर के लोगो लग गया है। इसको अभी थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे। BCCL जो कल IPO आया है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, BSC, वोडाफोन, ग्रो समेत जो है और भी धुआंधार शेयरों पे बातचीत हुई है। PNB, यूनियन बैंक, नेटवर्क, हिंदुस्तान जिंक, दीपक नाइट्राइट, जिंदल सॉल्ट, JK सीमेंट, भारत कोकिंग कोल, ग्रो, IFCI, वोडाफोन, अदानी एनर्जी, हनीवेल ऑटोमेशन, डालमिया भारत, BSC और ओला। इसको लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई दुविधा है, जाइए देखिए और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य बताइएगा। तो और हाँ, अभी तो बहुत लोगों के सवाल नहीं ले पाए हैं। सवालों की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी दोपहर 1 बजे, और इसमें हमारे साथ पूरी महिला शक्ति हमारे साथ एकत्रित रहेगी। आस्था जैन और VLA अंबाला जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। सवाल डिटेल में भेजिएगा ताकि डिटेल में ही हो सके बातचीत। तो जुड़िए 1 बजे हमारे साथ, जो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विशेष मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। दोषी जी, आपका डिस्क्लोजर। तो आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वहाँ पे मेरे कोई पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स को हमने सेम व्यू शेयर किए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। अंबाला मैम, आपका डिस्क्लोजर। यस विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे रह सकते हैं जो हमने अपने मेंबर्स को सिमिलर व्यू शेयर किया हो, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, स्विंग ट्रेडिंग, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो बट एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, तो पारस डिफेंस ऐसा था जो मेरे पोर्टफोलियो में था। नाउ आई एम नो मोर इन दैट स्टॉक। तो बाकी और कोई ऐसे स्टॉक नहीं थे जो पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा। एक और था दीपक नाइट्रेट, यस दीपक नाइट्रेट इज स्टिल देयर। तो उसके अलावा और कोई डिस्कस स्टॉक्स पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, अंबाला मैम से ये पूछ लीजिए, अंबाला मैम से वो पूछ लिया, अंबाला मैम से जो भी पूछना है 1 बजे पूछेंगे। थैंक यू मैम, और थैंक यू दोषी जी आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।